नमस्कार जी। नमस्कार स्वामी जी, प्रणाम। डॉक्टर देवेंद्र सिंह राणा साहब, चेयरपर्सन नमस्कार। गंगाराम, आपको प्रणाम। बड़े भाई और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन डॉक्टर अभिजात सेठ, आपका सादर प्रणाम, आपका अभिनंदन। इस वेबिनार में हम लोगों के साथ ऑनरेबल गवर्नर जुड़ने वाले हैं, उनके ऑफिस ने किया होगा। आज युवा चेतना के तत्वावधान में एक बड़े गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर वेबिनार का आयोजन हुआ है। विषय है हाउ इंडिया कैन डिफीट कोरोना। भारत कैसे कोविड को पराजित कर सकता है। इस वेबिनार का उद्घाटन भारत के प्रखर वरिष्ठ संत, हम सबों के अभिभावक पूज्य स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी महाराज कर रहे हैं। इस वेबिनार में बतौर मुख्य अतिथि भारत के बड़े प्रतिष्ठित राजनेता, आंध्र प्रदेश तेलंगाना से संबंधित भारत सरकार के पूर्व श्रम मंत्री और वर्तमान में माता का मायका कहा जाता है हिमाचल प्रदेश को, जहां से देवेंद्र सिंह राणा साहब भी आते हैं, हमीरपुर के रहने वाले हैं। हिमाचल के महामहिम राज्यपाल परम आदरणीय बंडारू दत्तात्रेय साहब जुड़ने वाले हैं। इस वेबिनार में दिल्ली और पटना हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेंद्र मेनन साहब, जो वर्तमान में नेशनल आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल के चेयरपर्सन हैं, वो जुड़ने वाले हैं। हम लोगों के बीच भारत के प्रतिष्ठित कार्डियोलॉजिस्ट, मेदांता हॉस्पिटल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर नरेश त्रेहान साहब जुड़ चुके हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं और डॉक्टर साहब से आग्रह करते हैं कि वो अपने वीडियो को अनम्यूट करें। डॉक्टर नरेश त्रेहान साहब। इस वेबिनार में उत्तराखंड, जिसको देवभूमि माना जाता है, वहां श्रीनगर में हेमवंती नंदन बहुगुणा, जो उत्तर प्रदेश के हम लोगों के मुख्यमंत्री थे, उनके नाम पर स्थापित एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय की कुलपति बड़ी बहन आदरणीय प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल जी जुड़ चुकी हैं। हम अन्नपूर्णा नौटियाल जी का भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। जैक्सन ग्रुप भारत का प्रतिष्ठित व्यापारिक घराना है, उसके चेयरपर्सन मैनेजिंग डायरेक्टर भाई समीर गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं भाई समीर गुप्ता जी। इस वेबिनार में डॉक्टर रविकांत जी को जुड़ना है, जो लखनऊ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में उत्तराखंड के ऋषिकेश में एम्स के डायरेक्टर हैं। वो बहुत जल्दी हम लोगों से जुड़ जाएंगे, हम उनका भी स्वागत करेंगे। रोहित जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है। ठीक है, बस थैंक यू जी। थैंक यू। कर्नाटक हाई कोर्ट के अधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सिटिंग जज, जिनका डेथ कोविड में हो गया, जस्टिस सांतना गौदार साहब, हम सबों के अभिभावक थे। मेदांता में उनका डेथ हुआ कोविड के समय, बहुत बड़ी ट्रेजेडी रही। उनके सुपुत्र और कर्नाटक हाई कोर्ट के अधिवक्ता और इमर्जिंग लॉयर भाई शिवप्रसाद सांतना गौदार भी हम लोगों से जुड़ने वाले हैं और वो जुड़ चुके हैं। शिवप्रसाद सांतना गौदार साहब भी हम लोगों से जुड़ चुके हैं। बेंगलुरु में कर्नाटक हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। मैं आग्रह करूंगा आप भी अपने वीडियो को अनम्यूट करें। जबलपुर हॉस्पिटल के चेयरपर्सन और दांत के बड़े चिकित्सक डॉक्टर राजेश धीरावानी साहब जबलपुर से हम लोगों से जुड़ चुके हैं। हम आग्रह करेंगे डॉक्टर राजेश धीरावानी जी से भी कि वो अपने वीडियो को अनम्यूट करें। जस्टिस राजेंद्र मेनन साहब, जो दिल्ली और पटना हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं, वर्तमान में आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन हैं, वो हम लोगों से जुड़ने वाले हैं। हम उनका भी स्वागत और अभिनंदन करेंगे। वो आज के इस वेबिनार के स्पेशल गेस्ट हैं। और मैं दिल से धन्यवाद देता हूं स्वामी जी को, डॉक्टर देवेंद्र सिंह राणा साहब, चेयरमैन सर गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, डॉक्टर अभिजात सेठ, जो गुजरात से संबंधित हैं और भारत सरकार के एनबी के चेयरपर्सन हैं, जिन्होंने हाउ इंडिया कैन डिफीट कोरोना ऑर्गेनाइज्ड बाय युवा चेतना में
पार्टिसिपेट किया है, मैं दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं डॉक्टर नरेश त्रिहान साहब को, जो भारत के एक प्रतिष्ठित विभूति हैं, समीर गुप्ता जी को, प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल जी को, अनिल सोनी साहब जो भारत के बड़े प्रखर पत्रकार हैं और दिव्य हिमाचल के ग्रुप एडिटर हैं, वो हम लोगों से जुड़ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की भूमि से हम आपका भी स्वागत करते हैं। डॉक्टर राजेश धीरावानी जी, चेयरमैन जबलपुर हॉस्पिटल, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर नरेश त्रिहान साहब का वीडियो अनम्यूट हो जाएगा, हम लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। शिव प्रसाद जी, वेलकम टू यू इन द वेबिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय युवा चेतना, नाइस सीइंग यू। थैंक यू। मनोज जी नमस्कार, रायपुर से जुड़ चुके हैं मनोज जी। मनोज गोयल जी एंटरप्रेन्योर हैं, हम लोगों के मित्र भी हैं, और ऑनरेबल गवर्नर किसी भी क्षण हम लोगों से जुड़ जाएंगे। जस्टिस राजेंद्र मेनन साहब, he is the fatherly personality for us. Sir, we welcome you in the webinar. नमस्कार। नमस्कार सर। जस्टिस राजेंद्र मेनन साहब पटना और दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, वर्तमान में भारत के आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन हैं, हम लोगों के अभिभावक हैं। हम स्वागत करते हैं जस्टिस राजेंद्र मेनन जी का इस वेबिनार में। वेलकम यू सर, वेलकम इन द वेबिनार। हाउ इंडिया कैन डिफीट कोरोना ऑर्गेनाइज्ड बाय युवा चेतना। स्वामी जी का अभिनंदन बार बार हम लोग कर रहे हैं। देश के प्रखर और महान संत हैं, हम सबों के अभिभावक भी हैं। महामहिम राज्यपाल किसी भी क्षण अब इस वेबिनार को ज्वाइन करेंगे। समीर जी आज अस्वस्थ हैं, फिर भी हम लोगों के साथ जुड़े हैं। जैक्सन ग्रुप के सीएमडी हैं और चेयरपर्सन भी हैं। बीच में कोविड भी हो गया था आपको। हाउ इज योर हेल्थ नाउ? Thank you, Rohit ji. All is well. God has been very, very kind. All is well. Thank you. और आप सबको मेरा नमस्कार। जी जी जी। एक गंभीर विषय पर आज हम सब चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। डॉक्टर रविकांत, डायरेक्टर एम्स का हम स्वागत करते हैं, ऋषिकेश। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, स्वागत है। वेलकम यू इन द वेबिनार। नमस्कार। नमस्कार सबको नमस्कार। ठीक है। स्वामी जी प्रणाम। गवर्नर साहब के ऑफिस का वीडियो आ गया है, 4 बजने में 2 मिनट कम है। युवा चेतना लगातार। रोहित जी बस 2 मिनट में माननीय राज्यपाल महोदय ज्वाइन कर जाएंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। युवा चेतना लगातार लोगों के बीच सेवा कर रही है। हम लोग लगातार इस कोविड पीरियड में लोगों की मदद करते रहे। इसके अलावा हम लोगों ने विचार किया कि भारत के ग्रामीण लोगों को, डॉक्टर साहब नमस्कार, डॉक्टर नरेश त्रिहान साहब, वेलकम इन द वेबिनार। मेरे दोस्त राणा जी भी आए हुए हैं। सर चलो मिनी मीटिंग तैयारी हो जाएगी। बिना आपके और राणा साहब के मीटिंग कैसे सक्सेसफुल होगी सर? नहीं, बहुत खुशी है सर। हाँ जी। आज इस महत्वपूर्ण वेबिनार में भारत की तमाम विभूतियां जुड़ चुकी हैं। मैं एक बार पुनः सबका परिचय महामहिम के ज्वाइन करने में करा दूं एक दूसरे से, और फिर महामहिम की गरिमामयी मौजूदगी में हम इस वेबिनार का शुभारंभ करेंगे। आज इस वेबिनार हाउ इंडिया कैन डिफीट कोरोना में स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी का आगमन हो चुका है, जो देश के बड़े प्रतिष्ठित संत हैं। हम लोगों के बीच दिल्ली और पटना हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस, आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल के चेयरपर्सन जस्टिस राजेंद्र मेनन साहब का आगमन हो चुका है। गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। गुड इवनिंग। नमस्कार नमस्कार। देश के बहुत प्रतिष्ठित चिकित्सक, मेदांता हॉस्पिटल के चेयरपर्सन डॉक्टर नरेश त्रिहान साहब हम लोगों से जुड़ चुके हैं, हम आपका भी स्वागत करते हैं। नमस्कार।
नमस्कार। गंगाराम हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर DS राणा साहब का हम स्वागत करते हैं। सबको नमस्कार। नमस्कार। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के चेयरपर्सन डॉक्टर अभिजात सेठ साहब का स्वागत करते हैं। नमस्कार। एम्स ऋषिकेश के डायरेक्टर नमस्ते। डॉक्टर रविकांत जी का स्वागत करते हैं। हम लोगों के बीच आज के वेबिनार के मुख्य अतिथि भारत सरकार के पूर्व श्रम मंत्री, हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल, परमादरणीय महामहिम बंडारू दत्तात्रेय साहब जुड़ चुके हैं। हम बंडारू दत्तात्रेय साहब का इस वेबिनार में स्वागत करते हैं। वी वेलकम हिज एक्सीलेंसी गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑनरेबल बंडारू दत्तात्रेय साहब इन द वेबिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय युवा चेतना, हाउ इंडिया कैन डिफीट कोरोना। सर नमस्कार। नमस्कार। Sir, with your prior permission, can we introduce everyone to you? You know everyone only. इंट्रोड्यूस करने के लिए परमिशन ले रहे हैं सर। इंट्रोड्यूस करने के लिए आपकी परमिशन ले रहे हैं। आप परमिशन दे दो सर। इंट्रोड्यूस करना है जो डिग्निटरीज आए हैं। बोलना क्या कि भाई हाँ ठीक है। यस सर। कि हाँ नहीं आप सर सब लोग जुड़ चुके हैं। निमंत्रण पत्र भी आपको जा चुका था। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी, जस्टिस राजेंद्र मेनन साहब, डॉक्टर नरेश त्रेहान साहब, डॉक्टर DS राणा साहब, डॉक्टर रविकांत जी, डॉक्टर अभिजात सेठ साहब, समीर गुप्ता जी, शिव प्रसाद जी, मनोज गोयल जी, तमाम लोगों की उपस्थिति हो चुकी है। प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल जी, सब लोग जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राजेश धीरावानी साहब। मैं आग्रह करूंगा कर्नाटक हाई कोर्ट के एडवोकेट और भारत के सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस रहे जस्टिस शांतना गौदार साहब, जिनका डेथ कोविड के समय अभी कुछ महीनों पहले दिल्ली के मेदांता में हुआ, उनके सुपुत्र और कर्नाटक हाई कोर्ट के एडवोकेट शिव प्रसाद शांतना गौदार जी से कि वो इस वेबिनार को संबोधित करें। शिव प्रसाद जी। Thank you, Rohit. His Excellency Bandaru Dattatreya ji, Governor Himachal Pradesh, Honorable Justice Rajendra Menon Saab, former Chief Justice Delhi High Court, Chairman Armed Forces Tribunal, other dignitaries, my co-speakers, ladies and gentlemen. Firstly, I would like to thank Rohit Kumar Singh ji, the national convener of Yuva Chetna, for organizing this important meet at this important time. It's a very relevant topic, to must say, and also at the same time very vast, especially with a man of my experience in the presence in the sea of all the dignitaries. For me to say something, it's really difficult. However, I'll just put in 2 words without wasting any time. The topic of today is how India can defeat COVID. With what I would say is, with respect to the same, it is only with respect to scientific advancement and coupled with the administrative action which the government is taking, it is only then that complete defeat of the disease can happen. With respect to scientific advancement and steps which have been taken, or steps which can be taken, I think my co-speakers, that is the doctors, Dr. Naresh Trehan Sahab, who I have personally interacted with closely in the last few months, and the other doctors, they may be able to share more light into the same. With respect to the administrative action, I must say that insofar as the courts are concerned, the High Courts and the Supreme Court, presently they are functioning by video conference. Earlier, as everyone must be aware, the courts are generally late in adopting technology. But in this case, the courts were the first people who came forward and adopted this virtual conference, thereby eliminating the need of interaction among the lawyers. And also the most important thing the courts which have done so far is that they have organized these vaccination centers in the taluka places which are very difficult to reach for the governmental agencies itself. And most importantly, for us as a country to defeat COVID, it is the general public who have to come forward and take precautions. Earlier, they were not to make the same mistakes which they have committed the first time. When the numbers were low, the people, they went outside to all the entertainment areas, be it malls or theaters or restaurants, attended in huge numbers, thereby increasing the numbers again.
So this time the people are more aware of the risk and the harm what one will affect, how it will affect them. And I'm hopefully that by the increase in the vaccination drive by the government and by the other agencies, and that the mentality of the people over a period of time which has been set in now, I'm sure that India will come out of it in a short period of time. With that, I would like to conclude my speech, and I would lastly thank Swamiji also for organizing this meet. Thank you, Swamiji. थैंक यू शिवप्रसाद सांतना गौदार जी। मैं आग्रह करूंगा श्री मनोज गोयल जी से बिल्कुल संक्षेप में अपनी बात को रखें। श्री मनोज गोयल जी। नमस्कार। महामहिम को डॉक्टर माननीय भंडारी दत्तात्रेय जी को बहुत बहुत प्रणाम। आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं राजेंद्र मेनन साहब जो हमारे जस्टिस हैं ट्रिब्यूनल के, उनको बहुत बहुत प्रणाम। हमारे देश के माननीय बहुत बड़े हमारे पूजनीय डॉक्टर नरेश त्रिहान साहब को नमस्कार, और आज के सभी जितने प्रोमिनेंट स्पीकर हैं सबको नमस्कार करते हुए अपनी बात को शुरू करता हूं कि आज का विषय है कि हम भारत कोरोना को कैसे हराएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है जो हमारी भारत सरकार और सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने प्रायोरिटी में रखा है, मुझे लगता है कि जितनी जल्दी वैक्सीनेशन होगा, शुरू तो हुआ है, बट जितनी जल्दी वैक्सीनेशन कंप्लीट होगा तो हमारे जो हर्ड इम्यूनिटी जो बोल रहे हैं वो स्थापित होने के बाद देश में कोरोना का डर थोड़ा कम होगा और रिस्क कम होगा। हमारे जो देश के जो सभी नागरिक हैं, जो अभी जैसे ही लॉकडाउन खुलता है हम एकदम से सब जगह भीड़ सी हो जाती है, इससे थोड़ा बचेंगे। और एक जैसे हम सुनते थे हमारे माता पिता के समय, हम देखते भी थे कि काम करके घर पे आना और घर पे रह के फिर काम करना, जो कड़ी मेहनत की बात हम लोग करते थे और आज हम हमारे बड़ों को देखते भी हैं, वैसे यदि हम अपना लें और अपना काम करके घर पर आए और घर पे रह के फिर अगले दिन काम पर जाएं और मास्क लगातार लगाएं, तो कोविड का जो रिस्क है इसको हम कम भी कर सकते हैं और इसे लड़ भी सकते हैं और इसे खत्म भी कर सकते हैं। दूसरी बात, जो हमारे जो पुरानी परंपरा है, ऋषि परंपरा है, योगासन, प्राणायाम और श्वास की एक्सरसाइज यदि हम रेगुलर करें, इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में गिलोय का काढ़ा लें और जो भी आज के डॉक्टर्स हमें बता रहे हैं वो हम अपने रोज की दैनिक यूज में शुरू करें, तो मुझे लगता है कि बहुत फायदा होगा। और आगे जाकर यह कोरोना जो है एक फ्लू जैसा रह जाएगा अगले 1-2 सालों में। और जैसे कि एक बार हम वेबिनार में थे हमारे CDS साहब के साथ, उन्होंने कहा कि अभी तो कोविड आया है, अभी कुछ समय लगेगा, तो ये जितना भी समय लगेगा इस समय से पहले अगले 4-6 महीने में यदि हम सब वैक्सीनेशन लगवा लेते हैं और जो एक भ्रम फैला हुआ है वैक्सीनेशन के खिलाफ, इसको दूर करने हम सहयोग करते हैं और सबको वैक्सीनेशन कराकर हर्ड इम्यूनिटी देश में पैदा करते हैं, तो हम इसको हराने में कामयाब भी होंगे और देश को मजबूत करने में कामयाब होंगे। मुझे लगता है कि सभी को वैक्सीनेशन की तरफ बढ़ना चाहिए और देश को पॉजिटिव एनर्जी देते हुए कॉन्फिडेंस के साथ इस कोरोना से लड़ना चाहिए और अपने जीवन में कड़ी मेहनत करके अपने काम से घर और घर से फिर काम पर जाएं। और अभी कुछ समय के लिए हमारे घूमने फिरने को, मस्ती के टाइम को हम अलग कर दें तो ये कोरोना भाग जाएगा और एक फ्लू जैसा रह जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और मेरे साथ में जो अभी बड़े बड़े स्पीकर हैं, जो बड़े बड़े जानकार हैं, मैं अपनी छोटी सी बात रखकर प्रणाम करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच मिस्टर मनोज। हिमाचल प्रदेश का बड़ा अखबार का समूह ग्रुप है दिव्य हिमाचल ग्रुप, उसके चीफ एडिटर भाई अनिल सोनी जी से मैं आग्रह करूंगा वो अपनी बात को रखें। दिव्य हिमाचल की चीफ एडिटर अनिल सोनी जी। नमस्कार सभी को। सभी पैनल में बहुत माननीय और एक्सपर्ट यहाँ बैठे हैं, उनके सामने हम उनको सुनते रहे। आज पहला अवसर है कि आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। मुझे लगता है हम कोरोना 1 और 2 की लहरों में फंस के इसका आयोजन कर रहे हैं।
इन दोनों लहरों ने हमें जो सबक दिए हैं वो या तो लोकतांत्रिक, सामाजिक, शासकीय प्राथमिकताओं और व्यवस्था की भी परख हुई है। इसमें कुछ सवाल भी उठे हैं जो जिन्होंने निजी बनाम सरकारी चिकित्सा संस्थानों पर उठाए हैं कुछ सवाल, कुछ डॉक्टर पेशे के एथिक्स पे उठाए हैं। विभिन्न भ्रांतियों भी इसके बीच हमारे रूबरू हुई हैं। एलोपैथी बनाम आयुर्वेद भी बीच में आ गया। शहर और ग्रामीण चिकित्सा के भेद भी सामने आ गए और साथ ही साथ घटता हुआ रोजगार भी हमारे सामने आया है। और सबसे बड़ी त्रासदी जो अभी हमें इस दोनों लहरों के बीच में मिली है वो ये है कि निजी जो हमारी जो वैक्सीनेशन जब से शुरू हुई है तो वैक्सीनेशन की डिस्ट्रीब्यूशन है और जिस तरह की इसके साथ औपचारिकताएं हुई हैं और इसको अलग अलग ढंग से 3 ढंगों से हमारे सामने पेश किया है, उससे एक बड़ी अव्यवस्था सी फैल गई है। फिर भी इस पीरियड में हमें बचाया किसने? मुझे लगता है सबसे पहले तो यहाँ जो डॉक्टर मौजूद हैं, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ कि उनकी बदौलत जो लोग अस्पताल में पहुंचे या जब हमारी व्यवस्थाएं बहुत कमजोर थीं, उनके योगदान से हम बचे। और हमारे सामने न केवल डॉक्टर बल्कि जो पैरामेडिकल स्टाफ था उसकी वजह से जो लोग बच गए हैं वो आज और आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। दूसरा, जो प्रशासन ने भी बहुत काम किया है। तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के जो हमारे जिलाधीश हैं और जो दूसरा प्रशासनिक अमला है उसने बहुत बेहतरीन काम किया है। और तीसरा है लॉकडाउन या कर्फ्यू, या इसको कोई और नाम दे दें। अभी तक वैसे जो अंतिम हथियार हमारे सामने रहा है वो एक लॉकडाउन और कर्फ्यू ही है, जिसकी बदौलत जब ये फिगर चढ़ते हैं तो उसी के अनुरूप उतरते हैं। अभी अभी भी हम कोरोना के कर्फ्यू या लॉकडाउन से जो आंकड़ों में थोड़ा सा अंतर पा रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये कर्फ्यू और लॉकडाउन ही है। जबकि हमें सीखना, अब जो सबक है उसको हमने पहले किसी न किसी कारण से दूसरे देशों से नहीं से सीखा। अमेरिका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, अगर हम चीन को ना माने। इंग्लैंड एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिन्होंने अमेरिका ने 30 करोड़ लोगों की वैक्सीनेशन की, जो कि तकरीबन 42% वहाँ की जनता को कवर किया है। इसी तरह इंग्लैंड ने 7 करोड़ के करीब जनता को वैक्सीनेट किया, जो वहाँ की तकरीबन 40% आबादी है। हमने 22 करोड़ वैक्सीनेशन पहली डोज दी, जबकि दूसरी डोज में सिर्फ 4.5 करोड़ के करीब ही आंकड़े दर्ज होते हैं, जो कि आबादी का अभी तक भी 4% हिस्सा नहीं बनता है। इसलिए मुझे लगता है हम कोरोना पीरियड से वापस, या हम सुरक्षित तभी होंगे जब हमारी कोई एक नेशनल कोरोना वैक्सीनेशन पॉलिसी होगी। अभी तक जैसे इनके संदर्भ आए हैं वो कोई क्रांतिकारी नहीं है। अभी तक जो वैक्सीनेशन जिस तरह से हो रही है उसको हम बहुत ही कमजोर फलक पे देखते हैं, क्योंकि जब से ये हम उत्सव तो मनाने लगे, लेकिन जब घोषणा हुई कि हम युवा पीढ़ी, जो कि हमारी 60% के करीब लोग हैं, बच्चे हैं, जब हमने 18 से 44 साल के बच्चों तक आए, तब तो आते आते हमारे पास ना वैक्सीन थी, ना वैक्सीन को खरीदने का सामर्थ्य दिखाई दे रहा था। अब कुछ सरकार ने कुछ किया है, लेकिन कितनी हमारे सामने आएगी, कब आएगी, कैसे लगेगी। और उसमें भी ये है कि इसमें एक हमारा संघीय ढांचा भी थोड़ा सा मुझे लगता है कोरोना 1 में तो संघीय ढांचा चला, केंद्र ने हमारा नेतृत्व किया, लेकिन दूसरे लहर में शायद हम बहुत बिखरे हैं। कहीं स्टेट आता है तो कहीं केंद्र आता है तो कहीं अब निजी क्षेत्र आ रहा है। इन सब के बीच फिर शहरी और जो हमारी ग्रामीण जनता है, जो इंटरनेट से जुड़ी नहीं है, उन तक पहुंचने के लिए, उनको कुछ हासिल करने के लिए भी बहुत सारी दिक्कतें हमारे सामने हैं। मुझे लगता है कि हमें कोरोना से वापस आने के लिए थोड़ी सी ईमानदारी भी बरतनी होगी, जो हमारी लीडरशिप है, क्योंकि आंकड़ों की सत्यता बढ़ानी होगी।
अभी हमने देखा है कि जैसे जैसे कोरोना की दूसरी लहर आई, हमारे पास जो आंकड़े आए हैं वो डिस्टर्ब करते रहे। उनकी सूचनाएं हमें या तो शमशान घाट पे मिलती रही या गंगा में बहती हुई लाशों में मिलती रही, जबकि आंकड़े कुछ और दर्ज होते रहे। अस्थियां और कहीं और विसर्जित होती गईं और अर्थियां कहीं और उठती गईं। ये इस देश के लिए एक विडंबना की तरह है। तो मुझे लगता है बाहर आने के लिए अभी हमें एक प्रण करना चाहिए कि हम आंकड़ों की सत्यता पे टिके रहें, उन्हें सामने लाने में गुरेज नहीं होगा, क्योंकि विज्ञान और जो मेडिकल साइंस है ये आंकड़ों को संबोधित करेगी तो उपाय भी और बेहतर होंगे। दूसरा है, अभी जो बड़े राज्य, फिर विपक्षी राज्य, फिर बड़े शहर, फिर छोटे कस्बे, इस तरह से देश कहीं ना कहीं विभक्त है। इन सबको एक सेतु पर लाना होगा ताकि हमें कोई ना कोई बड़ा राज्य दिखाई दे, ना ही कोई छोटा, ना ही कोई राजनीतिक तौर पे किसी राज्य की तुलना संसाधनों और उस तरह की नुमाइश में हो। फिर एक और कैटेगरी अभी बढ़ने लगी है, वो है वैक्सीनेशन के विशेषाधिकार प्राप्त कैटेगरी एक बढ़ रही है, जिसमें निजी क्षेत्र से प्राप्त जो वैक्सीनेशन है, अगर ये मुहिम और चलती है तो जिसके पास धन है वो तो लगवा लेगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है वो कैसे लगवाएगा। इससे भी हट के एक और बात हुई है कि जो वैक्सीनेशन जिस तरह से चल रही है उसमें कुछ राजनीतिक चेहरे, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी अलग तरह से आगे आए, और पीछे भी सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। हमारे सामने कुछ लोग जो होर्डिंग कर रहे थे वैक्सीन की हो या मेडिसिन की हो, वो भी सामने आई है। तो हमें ये व्यवस्थाओं को भी दुरुस्ती करनी होगी। एक श्रेय लेने की होड़ भी अभी तक राज्य बनाम केंद्र में चल रही है, कुछ लोगों में चल रही है। खुदा के लिए ये सारे जो लोग हमारे हुक्मरान हैं, ये श्रेय की होड़ से नहीं हटेंगे तो कहीं ना कहीं हम वैक्सीनेशन और कोरोना से बाहर आने के लिए कहीं ना कहीं पीड़ित होते रहेंगे। फिर आगे चलकर, और साथ ही साथ जो आंकड़े आ रही हैं जिसकी मैंने सत्यता की बात की है, इसके साथ शोध जो चिकित्सा सेवाओं का है, और साथ ही साथ अधोसंरचना का भी जो निर्माण है, और जिस तरह से अभी बहुत सारे राज्यों ने बहुत प्रगति की है। मैं हिमाचल का उदाहरण लेना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ने जब से दूसरी लहर आई है तो उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ कुछ ही दिनों में 5,000 के करीब बेड सरकार ने स्थापित किए हैं, जो कि पूरी तरह से, और हमारी 15 जो टन हमारी ऑक्सीजन की आपूर्ति थी वो अब 40 टन हो गई है। तो इस तरह सारे ही राज्य इस तरह से करें, अधोसंरचना का निर्माण हो। लेकिन इसी के साथ एक और भी पीड़ा है, जो सामान्य चिकित्सा सेवाएं हैं। हम कोरोना वालों मरीजों के लिए तो सारे सचेत हैं, लेकिन यहाँ कई लोग शुगर से पीड़ित हैं, कैंसर से पीड़ित हैं, कुछ लोग दूसरे असाध्य रोगों से पीड़ित हैं। उनके लिए आज मेडिकल कॉलेजेस या दूसरे जो बड़े अस्पताल हैं, जो कोविड सेंटर या कोविड अस्पताल बन गए हैं, वहाँ ओपीडी नहीं चल रही है। वहाँ उनकी कई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स भी जो हैं वो बंद पड़े हैं। तो एक बहुत बड़ी आबादी है जो सामान्य चिकित्सा से, तो मुझे लगता है कि हमें उन रोगियों को, उन बूढ़ों को, उन सभी तमाम जो पीड़ित हैं, जो दूसरे रोगों से हैं, उन्हें फिर हम धकेलते हैं कि वो कोरोना के उसमें आए, और फिर वो उनके लिए कोरोना आपके लाख कोशिशों के बावजूद वो ज्यादा घातक हो जाता है। तो इसलिए सामान्य जो चिकित्सा व्यवस्था है उसको भी पैरेलल खड़ा करना पड़ेगा। लास्ट में मैं एक बात और कहूंगा, वो है अभी जो इम्यूनिटी किट्स का वितरण हो रहा है, वो हम लोग क्योंकि मीडिया से हैं तो ऐसा एक हवाएं दौड़ी हुई है कि हर पॉलिटिशियन सामाजिक कार्यकर्ता बनना चाहता है, हर राजनीतिक जो दल है वो एनजीओ बनना चाहता है, हर कोई वितरण कर रहा है, किसी तरह की किट्स आ रही हैं। आप उस किट को देखिए, उसमें पता नहीं किस तरह के काढ़े रखे हुए हैं जिनको लोग बिना कोई ज्ञान के उसको पी रहे हैं। बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जिनका सेवन बिना ही उसके हो रहा है। और अंत में मैं ये कहूंगा कि जो लोग घरों में अपना जो आइसोलेट हुए हैं, उसके लिए
या उस व्यवस्था के को देखते हुए सरकारों को ये प्रयास करना होगा कि वो वहां जाएं और वहां उन लोगों को घरों पर ही सब चीजें मुहैया की जाएं। इसके अलावा हर सरकार को, मुझे लगता है सभी राज्यों को अपने अपने स्तर पे कुछ फ्लाइंग स्क्वाड्स बनाने चाहिए, जिसमें जो प्रबुद्ध डॉक्टर गण हैं वो उन फ्लाइंग स्क्वाड में शामिल हों। वो ऐसी एक ऊर्जावान, एक हमें एक नैतिक रूप से ऐसे डॉक्टरों की टीम्स बनानी चाहिए जो कोविड हॉस्पिटल्स में जाकर वहां का जो हालात हैं, क्योंकि जनता में जो भ्रांतियां हैं वो अंदर की बात जब छन के बाहर आती है वो गलत ढंग से पेश की जा सकती है, या किसी के अनुभव खराब हैं, तो ऐसी कोई फ्लाइंग स्क्वाड्स भी हो, या ऐसा कोई निरीक्षण पद्धति हो, या ऐसी व्यवस्था हो, ट्रांसपेरेंसी हो, जिससे जो बाहर बैठे हुए लोग हैं, जो आहत हैं, भीरू हैं, ये डर रहे हैं, उनके साथ आपका सीधा तालमेल हो। मैं पुनः रोहित सिंह का धन्यवाद करता हूं, और आप तमाम जो प्रबुद्ध पैनल यहाँ मौजूद है, मैं आप सबके आगे श्रद्धा प्रकट करता हूं और आपका धन्यवाद भी विज्ञापित करना चाहता हूं, क्योंकि आपकी वजह से भारत जो है वो वैज्ञानिक रूप से आज भी आगे है। चाहे बहस आयुर्वेद बनाम एलोपैथी होती रहे, लेकिन आप सभी डॉक्टरों को मेरा सलाम। थैंक यू सोनी जी। मैं आगे बढ़ते हुए समीर गुप्ता जी को निमंत्रित करूंगा और आग्रह करूंगा वक्ताओं से, चूंकि अन्य वक्ताओं को भी बोलना है, कृपया थोड़ा हम लोग समय का ख्याल रखें। श्री समीर गुप्ता जी, जैक्सन ग्रुप। Good evening, everyone. Of course, it's a pleasure and honor to be amongst eminent speakers, specifically Chief Guest, His Excellency Shri Bandaru Dattatreya Ji, Honorable Governor, Himachal Pradesh. Our special guest, Justice Rajendra Menon Ji, Chairman, Armed Forces Tribunal, and Swami Abhishek Brahmachari Ji. Rohit Ji, thank you very much. And it's great that you are national convener of Yuva Chetna. Thank you for organizing this event. Of course, I had the opportunity to interact with Dr. Naresh Trehan on quite a few occasions, specifically CII National Council meets. All I can say is that he has been always very inspiring to all of us. We have heard some speakers so far. They have shared great insights. We will be shortly hearing views of renowned institutions and doctors also. I will share some of my experiences very briefly over last 2 months, more from industry standpoint. I think economy and business was getting back to normal in the month of March 2021, beginning of this new calendar year, when suddenly unexpected we experienced this wave of corona in the month of, I would say, April, around 7th, 8th April, we had started experiencing this. I recall around 28th, 29th of March, forecast for India was to have a GDP of 12.5% in this year, ongoing financial year, which now stands revised to 9% plus. And by the way, this is a good number. It speaks volumes about the resilience what this country can have and the kind of potential this country has. Of course, we have heard this wave was a very severe one, with COVID cases crossing even 4 lakhs a day for some days, and deaths crossing almost 4,000. That's indeed very painful. But I do believe that government did its best, and we are lucky that our collective efforts have been able to bring this situation in control. And as a result, we are now seeing this wave is now kind of flattening. There have been learnings from the first wave, and in a short span of just 2 months, India quickly ramped up medical facilities, including isolation centers, ICU beds, oxygen cylinders, production of medications, vaccinations, etc. For 15-20 days, there was a scare, nothing was available, but I think we as a country could really gear up considering the population what we have in this country. Briefly, I will share what we did at Jackson. Of course, we did whatever we could do to support our employees and their families. The first thing we did was we created a COVID war room, which was 24/7 operational to support our employees for doctor consultation or medication availability or hospital beds, etc. I'm happy to share that the volunteers for this COVID ward room, which we created at Jackson, were from within the company. They came forward to support in this time of crisis. We created an isolation center with basic medical facilities, including availability of oxygen for the employees. We have direct and indirect employee strength of about 5,000 persons. Unfortunately, we lost 2 lives, and we have taken care of their families, including providing for education till graduation of their children. We are organizing vaccination camps for employees and their families for mass vaccination of employees at our plants and offices. I think within the next 10 days, all of this will get over.
And by the way, most importantly, we are building a stronger connect with employees through frequent counseling sessions, awareness sessions, webinars on stress management, health, nutrition, etc. I do believe not only Jackson, every organization in this country would have done what was practically possible by them under the circumstances and considering the limitations which were there. I think there needs to be attitude of giving back to the society for serving and contributing towards the larger purpose. Health and safety needs to be topmost priority, and that cannot be compromised at any cost. I think we should always have this mindset that what can I do to meet the objective? It's very easy to blame other stakeholders, be it the company, be it doctors, be it government, but then we must focus on our duties rather than always thinking about our rights. I mean, that's purely my personal view, not that I'm trying to contradict any thought process. Do what is in your control rather than, saying that somebody else could have done something better. I think there are a few elementary things which each one of us should do without any compromise. Some of the speakers have already spoken about the vaccination, so I'm not going to repeat it. That's undoubtedly a must. It might take few months for this country to get everyone vaccinated, but yes, that is something we should prioritize. We should not compromise on not wearing masks or social distancing or hand washing or use of sanitizers or maintaining basic hygiene. I think we need to be responsible citizens too, and we should isolate ourselves in case we see any symptoms of COVID. This is something I do believe that there has been a compromise in this country. We should get COVID test done thereafter and take medications as per advice of the doctors. My sincere request to all is don't do self-medication by gaining some information from internet, etc. Of course, as one of the speakers said, we need to focus on our health and allocate some time to ourselves for doing either yoga or walking, pranayama, etc. We got to eat healthy and nutritious food to build our strong immunity. And finally, at least my view is that we should have faith in the government and follow various government advisories of various states, center, whatever, in letter and spirit. We should not be misguided by rumors. I think this is the least we can do as individuals. Remember, this is purely in our interest and in interest of our loved ones. It is not in anybody else's interest. With these few words, Rohitji, I would like to conclude. And I would say, let's be proactive as a country, as important stakeholders, as participants, and be prepared for possible third wave of corona, which we have been hearing about. Do not take health for granted. Do what is in your control, and please be governed by your duties rather than just your rights. Be duties towards your families, towards society, and towards your country. Don't have this chalta hai attitude or kuch nahi hoga attitude. Together, of course, we can fight this out. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you, Shamir Gupta ji. United we stand, divided we fall. And whatever you expressed, that is true. आपने जो कहा वो सत्य है. मैं आग्रह करूंगा उत्तराखंड में गढ़वाल और गढ़वाल में श्रीनगर, श्रीनगर में स्थापित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे हेमवंती नंदन बहुगुणा जी के नाम पर स्थापित गढ़वाल विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौतियाल जी से कि वो अपने विचार समय की परिधि में रखें. आदरणीय प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौतियाल जी. A very good evening to everyone from Srinagar, Garhwal. His Excellency Bandaru Dattatreya, Governor of Himachal Pradesh, Justice Rajendra Menon, Swami Abhishek Brahmachari, organizer of this webinar, Shri Rohit Kumar, and all the eminent speakers, and most of them like Dr. Naresh Trehan and Dr. Devendra Singh Rana. They are the real life heroes, and they have saved so many lives in this pandemic also. So I think we need, they don't need any kind of introduction, but only applaud and our salutes and salutes. And we have Professor Ravi Kant also from AIIMS Rishikesh. He has also been doing very commendable work. So I salute him also. My own perception is that we have seen the second wave flattening. Of course, there is a talk about the third wave, and there is a survey also that indicates that third wave will be there for 98 days. It's a SBI survey. But if we adopt a correct approach, if we address the problem with clear orientation, if we have a strong vision,
if we have good initiatives, if we have determination, and on top of discipline, I think we are going to defeat this corona disease. During the second wave, we were caught unaware. That's why we organized the Kumbh Mela in Haridwar. That's why there were so many political rallies. And on account of that, the educational institutions suffered a lot. And even we had to postpone our examinations, which were going on as soon as the COVID curfew started to take place. So education sector has been a loser during all this period. But I would like to also add that there is a ray of hope after every dark cloud. So that's how the education sector is also gearing up for the new challenges. Now, online education was a new thing for our institutions, but now we have adopted that pattern. And everything is being done online. And this is the best example that we can meet and see so many people online through this webinar. And I think it's not a less thing because earlier we never thought about it. And the educational institutions, they went online. Although I'm not saying that the in-person education can replace online education, but at least we could do something for the students. Although, like I come from a hilly area, so we suffer from lots of problems. One of the problem is that connectivity. And then the lack of gadgets with the students, because the students come from different strata. So these two problems are prevailing, and that's why we are able to only connect 60 to 70% students, 30% students are deprived from this system. But this online system is a boon under this scenario. So COVID has taught us so many things. And the most important thing, which earlier speaker also emphasized, that even after being vaccinated, even after being cured, we should never forget that we have to use masks, we have to maintain social distancing, and for this, great awareness is still required. Because as personally, I feel that we have to convince to the students, to the youth, that you are the future of India and you have to be very, very safe. And you can be safe only when you wear masks, you maintain social distancing, and you also follow the rule of hand hygiene. This COVID has also taught us one thing, which I would also like to add, that even the COVID is also gendered, like vaccination. You see vaccination, the women are less vaccinated than the males because the control is not in their hands. They are not very much aware of the online bookings, online reservations. So that's how they are less vaccinated. So we have to think about this angle also, that the vaccination should be equal because we live in an equal society. So it should be equal. But COVID has also ended a kind of disparity because it did not divide the society on the basis of rich and poor. Everyone suffered out of this COVID pandemic, whether rich or whether poor. So my only thing which I would like to add that although we are still facing lots and lots of difficulties, because our education system is like that we are not even we cannot hold the online examination because we never invested in such kind of practice. So online examination is a big challenge for us yet, but we are trying, and maybe after some time we would be able to do it. But at the same time, I will request and I will pray that this COVID leaves India as soon as possible. And if we behave like a disciplined society, a determined society, and a society that is action-oriented, not debate-oriented, then I think we can defeat it with right actions at the right moment. With these words, I would again like to thank the Yuva Chetna
and Rohit Singh, because he was so much convincing that I had to accept his invite, although I said that among the galaxy like Dr. Naresh Trihan, Professor Ravi Kant, and all other eminent speakers, what I am going to speak. He said that you come from educational institution, you speak about that. So I am speaking as a vice chancellor, not vice chancellor, and also a parent, also a guardian who is very much worried about the future of India. And I request everyone to pass on this message to the youth that please don't neglect your lives. Your lives are very, very precious. And you should not think that we can conquer everything. You cannot, because this COVID has very clearly said that you are not going to be strong, but you have to accept the law of the nature, which is against us this time, but future is bright and we will definitely defeat this corona with our determination and discipline. Thank you so much for inviting me, and thank you so much for giving this time to me for to be with this galaxy of scholars. Thank you. थैंक यू वेरी मच मैडम। मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर राजेश धीरावानी जी से, जो जबलपुर हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं, वो अपनी बात को रखें। डॉक्टर राजेश धीरावानी जी। धन्यवाद रोहित जी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने इस इतने अच्छे फोरम पर मुझे इनवाइट किया। सर्वप्रथम आज के हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय बंडारू दत्ता साहब, जो हमारे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं, उनका मैं अभिवादन करता हूं। हमारे जबलपुर के गौरव ऑनरेबल जस्टिस राजेंद्र मेनन जी, जो जबलपुर से ही हैं और हमारे बड़े भाई हैं, उनका भी मैं अभिवादन करता हूं। यहाँ उपस्थित समस्त वरिष्ठ चिकित्सकों को भी अभिवादन करता हूं। जैसा विषय है कि कोरोना से हिंदुस्तान की मुक्ति, तो मेरे हालांकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े हमारे वैज्ञानिक और हमारे डॉक्टर्स उपस्थित हैं इस फोरम में, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मैं सबसे पहले तो यह कहना चाहता हूं कि आप सभी को मालूम है कि वायरस का एक स्वभाव होता है, उसके वेरिएंट होते हैं, समय समय पर उसके वेरिएशन होते हैं, म्यूटेशन होते हैं। तो शायद जीनोमिक सर्विलेंस से ऐसा कुछ जीनोमिक सीक्वेंसिंग की जाए ताकि हम अपने वैज्ञानिकों को जो वैक्सीन का निर्माण करते हैं या वैक्सीन को विकसित करते हैं, उनको ये बताया जा सके कि नए वेरिएंट में क्या है और किस चीज से उसका वह ज्यादा इफेक्टिव होगी। जब हम इस तरह की सर्विलेंस करेंगे तभी मुझे लगता है कि इस कोरोना से हम पूरी तरह से मुक्त हो सकेंगे और नई समय समय पर नई वैक्सीन विकसित होती रहेंगी, तभी हम पूरी तरह से इस कोरोना से मुक्ति पा सकेंगे। जैसा हमने देखा है पहले भी कुछ वायरल इन्फेक्शंस में, जैसे स्वाइन फ्लू इत्यादि में। इस सब की जिम्मेदारी हम सभी की बनती है। जो कोरोना का फैलाव हो रहा है, चाहे राजनीतिज्ञ हों, चिकित्सक हों, हमारे नागरिक बंधु हों, सबका सहयोग एकजुट होकर अगर इससे हम लड़ने जाएंगे तभी हम इससे भविष्य मुक्ति पा सकेंगे। जैसा कहा गया है कि तीसरी लहर आ सकती है, हालांकि यह कहना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत सही नहीं है। हो सकता है कि तीसरी लहर आ जाए या न भी आए, लेकिन हमारे देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और चिकित्सक होने के नाते मेरी समस्त अस्पतालों से और चिकित्सक बंधुओं से विनती है, और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी सरकार से भी ये विनती है कि इसकी तैयारी हमें अभी से कर लेना चाहिए। जैसा हुआ था कि दूसरी लहर में हम बिल्कुल तैयार नहीं थे और जो वेरिएंट आया बहुत ही टॉक्सिक था, उसमें कई लोगों की जानें भी गईं, हजारों लोगों को ज्यादा से ज्यादा उसका इफेक्ट हुआ। इतना कि पोस्ट कोविड पीरियड में भी उन लोगों को काफी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं, जैसे जो हार्ट के पेशेंट नहीं थे उनको हार्ट प्रॉब्लम्स हो गए हैं, जो नॉन डायबिटिक्स थे उनको डायबिटीज हो गई है, किडनी के प्रॉब्लम हो गए हैं। और दूसरा एक और जो सबसे अभिशाप बनकर आया है वह है म्यूकरमाइकोसिस और अलग दूसरे फंगस, जिसका मैं भी ट्रीटमेंट कर रहा हूँ यहाँ पर अपने अस्पताल में, और वह बहुत ही डिस्ट्रक्टिंग टाइप की डिजीज है और जिसका मोर्टेलिटी रेट करीब 50% है। जैसा देखने में आया है और सुनने में आया है कि आने वाली लहर में हमारे बच्चे ज्यादा इफेक्ट होने वाले हैं। यह एक बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि बुजुर्गों का और 18 से 45 वर्ष के लोगों का ये दूसरी लहर के साथ ही साथ
वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन बच्चों का वैक्सीनेशन अभी तक कोई उसकी खबर नहीं है। सिर्फ इतना ही कि एम्स पटना में कुछ सर्वे चल रहा है और कुछ टेस्ट चल रहे हैं बच्चों पे। लगभग 500 बच्चे जो 12 साल से ऊपर हैं उनकी टेस्ट चल रहे हैं, जिसमें अभी 2-3 महीने लग जाएंगे। उसके बाद दूसरे उसमें वह 2 से 6 साल बच्चों का टेस्ट करने वाले हैं, जिसमें अभी समय है। तो ऐसा महसूस होता है कि शायद आने वाली लहर में बच्चों के इफेक्ट होने के ज्यादा चांसेस हैं। अभी तक पिछली 2 लहरों में बच्चे बहुत ही कम संख्या में संक्रमित हुए हैं, लेकिन इंडियन पीडियाट्रिक सोसाइटी का ये कहना है कि हमारे देश की पॉपुलेशन में जो 18 साल तक के बच्चे हैं वह पॉपुलेशन करीब 40% है। तो आप विचार कर सकते हैं कि अगर 40% पे ये इफेक्ट आएगा आगे आने वाले समय में, तो बहुत ही मुश्किलें आने वाली हैं। हम किसी बड़े से बड़े शहर में देख लें, बड़े से बड़े मेडिकल कॉलेज में देख लें, तो जो बच्चों के लिए, नियोनेट्स के लिए और बच्चों के लिए जो बिस्तरों की संख्या है या जो इंटेंसिव केयर की संख्या है, बहुत ही लिमिटेड है। यहाँ तक कि बड़े से बड़े अस्पतालों में भी जो पीडियाट्रिक वेंटिलेटर्स हैं उनकी भी बहुत कमी है। तो इन सब अस्पतालों को, सरकार को और मेडिकल कॉलेजेस को अभी से इन बच्चों की देखभाल के लिए तैयारियां शुरू कर देनी पड़ेंगी। ऑक्सीजन के बेड्स बढ़ाने पड़ेंगे, और जैसा बताया गया है कि अब हमारे देश में ऑक्सीजन के प्लांट्स इतने लग गए हैं कि वो सरप्लस ही हो गई है, लेकिन फिर भी आने वाले समय में हमें उसका पूरी तरह से, किस तरह से उसको हम मैनेज कर सकते हैं, ये सब हमें अभी से देखना होगा। थैंक यू। तीसरा ये था कि जो अब जिनको वैक्सीन लग चुकी है उनका एंटीबॉडी टेस्टिंग करना चाहिए, ताकि हमको यह पता चल सके कि कितने % लोगों को कितने एंटीबॉडीज बने हैं जो उनको स्वास्थ्य की दृष्टि से इस संक्रमण से स्वस्थ रख सकती है। ऐसा देखा गया है कि वैक्सीन लगने के बाद जो संक्रमण जो है लोगों को हुआ है, लेकिन उनकी सीवियरिटी बहुत कम रही है। तो वैक्सीन लगना बहुत ही आवश्यक है। वैक्सीन थोड़ा के समय का ध्यान हम लोगों को रखना है, क्षमा के साथ। जी, तो वैक्सीन के बारे में तो काफी लोग बता चुके हैं, बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन हाँ ये इतना जरूर है कि वैक्सीन जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट खरीद रही है, इसके अलावा हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं, हमारे जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, उन्हें भी अपने CSR फंड्स के अंतर्गत इसमें कुछ मदद के लिए जरूर आना चाहिए सामने, ताकि हमारे देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग सके। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर धीरावानी जी। भारत के धरती के भगवान और सबसे सुलभ डॉक्टर, इतना बड़ा स्टेचर, विदेशों में नाम, भारत के गौरव, जिनसे मोबाइल पर संपर्क किया जा सकता है, जिनको चिकित्सीय क्षेत्र का गांधी माना जाता है, ऐसी महान शख्सियत, भारत के वीर पुत्र और हम सबों के अभिभावक, मेदांता हॉस्पिटल के चेयरपर्सन और MD डॉक्टर नरेश त्रेहान साहब से मैं आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें। डॉक्टर नरेश त्रेहान साहब। सर नॉट ऑडिबल सर, सर नॉट ऑडिबल। नमस्कार। नमस्कार सर। सो थैंक यू रोहित जी और हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब हिमाचल के, आपके नेतृत्व में ये जो प्रोग्राम हो रहा है इसमें कई महानुभूतियों ने काफी अच्छी बातें बताई, बहुत सीखने को भी मिला कुछ। तो ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द चीजें जो हैं इसके बारे में जो हम सोच रहे हैं कि अब कैसे आगे बचा जाए, वो बातें सब हो चुकी हैं। मैं सिर्फ 2 बातें बोलूंगा कि एक रिपीटेड जो थीम आ रही है उसका यही कहना है कि अगर जो हमें तीसरी वेव से बचना है या उसको घटाना है, तो ये हमारी एज एन इंडिविजुअल की जिम्मेदारी सबसे पहले है कि हम अपने आप को ऐसा ट्रीट करें कि जैसे हम लॉकडाउन में हैं, पर्सनल लॉकडाउन में। सब कुछ करो, जहां आपको काम पे जाना है वो भी है, पर अपना वो मास्क वगैरह जो आपको सबने बताया उसका पालन तो 100% करना चाहिए। पर अगर जो आप हिस्टोरिकली देखोगे कि जब संक्रमण शुरू हुआ, हिंदुस्तान में कई सोच आई कि भाई हमें BCG लगा है, हमारा जो
रहना सहना ऐसा है कि वो ज्यादा क्लीन नहीं है, हमारे को तो आदत है चाट वाट खाने से, तो हमारी इम्यूनिटी बहुत है, फिर गर्मी आएगी तो वायरस वैसे ही मर जाएगा। तो ये सब ख्याल जो थे हमारे दिमाग में सारे गलत निकले। उसके बाद जब पहली वेव घटने लगी तो सबने लापरवाही करी। लोग पूछते हैं कि भाई किसका कसूर है? कसूर सबका है। कसूर हमारा इंडिविजुअल्स का भी है, डॉक्टरों का भी है, क्योंकि हमने इतनी वार्निंग नहीं दी, गवर्नमेंट का भी है, और जो सोशल एक्टिविटीज हुई और जो कुंभ हुए, जो दिवाली मनी, होली मनी, ये सब चीजें मिलके ये हमने इनवाइट करी कि भाई फोर्थ जो सेकंड वेव है उसको आना चाहिए। हम चाहते हैं कि आए, और इस रफ्तार से आए कि जो उसका कोई हिसाब ही ना हो। किसी को नहीं पता था कि ये 4 गुना ज्यादा जाएगी। ये हमारी बदपरहेजी से हुई है। तो इसीलिए अगर जो हमें सीखना है कि आगे क्या होगा, तो ये जो लेसन हमने सीखा है, इसको अगर जो भूल गए तो फिर किसी को भी इल्जाम देने की जरूरत नहीं है। किसी को ये मत पूछोगे कि गवर्नमेंट ने ये किया नहीं किया, क्या किया, क्योंकि हम ही रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे बड़ा चीज जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी रेडियो स्टेशन, कोई भी संस्था यही कर सकती है कि पब्लिक को बताए कि आप देखो, अगर आपने सीरियसली नहीं लिया तो क्या हो गया। हर एक की फैमिली से कोई ना कोई आदमी चला गया, बच्चे अनाथ हो गए। तो इसीलिए ये बहुत गंभीर सिचुएशन है। और अगर जो आप हिस्ट्री को पढ़ोगे तो पहली वेव और दूसरी वेव के बीच में जो पैंडेमिक 1918 में हुआ था, उसमें 32 हफ्ते का गैप था। वही गैप इस सेकंड वेव में आया है हमारे हिंदुस्तान में और दुनिया में। और तीसरी वेव का भी यही अनुमान हुआ था उस टाइम कि 30 और 35 हफ्ते के बीच में आएगी। तो इसका मतलब हमारे पास 6 महीने अभी हैं। अगर जो हम 6 महीने में ज्यादा से ज्यादा तादाद में वैक्सीनेशन लगा लेंगे, अपना बिहेवियर ठीक रखेंगे, और ये जो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उसका ध्यान रखेंगे और बढ़ाएंगे, तो डॉक्टर राणा और मैं दोनों को, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी विजडम से जो सुप्रीम कोर्ट नेशनल टास्क फोर्स पे लगाया है, तो हमारी तो ऑलमोस्ट एवरी अदर डे चर्चा हो रही है, उसके ऊपर स्टडी हो रही है कि कैसे बचा जाए और क्या क्या हमें तैयारी करनी है और क्या क्या रिकमेंडेशन है। ये सब बातों पे चर्चा रोज हो रही है, पर उसका एक ही हिसाब है कि अगर जो ये वेव लोगों की लापरवाही से सेकंड वेव से भी ऊपर चली गई तो हिंदुस्तान को बचाना मुश्किल हो जाएगा। अब आपको भी हम बोले कि भाई कितना अच्छा हम बच गए, ये हो गया वो हो गया, देखो तो सही कि लोगों की क्या बर्बादी हुई है। आप देखें तो क्या विलेजेस में हालत है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी हो गई, कितनी लोग तकलीफ में है। और ये अगर जो हमने अब भी नहीं, जो हम इंटेलिजेंसिया बताते हैं अपने आप को, अगर जो हम नहीं ये स्ट्रेस कर सकते लोगों के ऊपर ग्राउंड लेवल तक, और उनके लिए वही सेफ्टी हम नहीं प्रोवाइड कर सकेंगे, तो उसका अंजाम ठीक नहीं होगा हिंदुस्तान के लिए। तो जैसे गुप्ता जी ने बताया कि भाई उन्होंने अपने एम्प्लॉइज का ध्यान रखा, उनकी वैक्सीनेशन करा रहे हैं, ये कर रहे हो कर रहे, तो वो बहुत अच्छा है। ऐसे ही सबको करना है, बिहेव करना पड़ेगा कि अपनी जो ये टाइम है देने का, और ये टाइम ये भी पता लग जाए आपको कि हजारों करोड़ वाले लोग भी चले गए, सब वो जूझते हुए कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे लिए डॉक्टर साहब कुछ कर दो, कोई नहीं बचा सका। तो इसीलिए हम ये टाइम है कि हम नेक्स्ट 6 महीने 8 महीने में अपने आप को भूल के जितना भी हम कर सकते हैं पब्लिक के लिए, जितना भी हम कर सकते हैं शिक्षा के लिए, जितना भी हम कर सकते हैं वैक्सीन हेजिटेंसी को हटाने के लिए, जितना भी हम कर सकते हैं वैक्सीनेशन में हाथ बटाने के लिए, वो हमें करना चाहिए। तो हिंदुस्तान हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा। अगर जो और हर चीज जो बर्बाद होती है तो गवर्नमेंट की तरफ देखा जाता है, ये वो टाइम नहीं है। प्रेसिडेंट कैनेडी ने 1962 में अपनी प्रेसिडेंशियल स्पीच में बोला था एक्सेप्टेंस में कि आस्क नॉट व्हाट द कंट्री कैन डू फॉर मी, आस्क व्हाट आई कैन डू फॉर द कंट्री। ये वो टाइम है हमारे।
बाकी जो है सो है, जो आएगा वो आएगा। पर आज के दिन नेक्स्ट 6-8 महीने वो हमारा टाइम है कि हम सब कुछ करें। डॉक्टरों को तो आपने देखा है, डॉक्टर राणा से भी देखो, अभी बताएंगे वो कि 18 महीने होने वाले हैं और डॉक्टर दृढ़ता से खड़े हुए हैं अपनी जान लगा के, अपनी फैमिली की सेफ्टी को लगा के इस महामारी से लड़ने के लिए। तो ये बनता है कि सारी सोसाइटी मिलके इससे लड़े और जो पूरी सपोर्ट यहाँ भी देखते हो टीवी के ऊपर डॉक्टरों को मार रहे हैं, ये ऐसी चीजें आप लोगों को भी नहीं टॉलरेट करनी चाहिए। जहां पे ऐसा हो डॉक्टर को आप भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरा ये ख्याल है कि अगर जो हम एज ए सोसाइटी, एज ए यूनिफाइड सोसाइटी और ब्लेम गेम को 6 महीने बंद कर दें कि जी उसने ये नहीं किया, उसने ये कहा था या वो किया था, पॉलिटिक्स को छोड़ दें। तो मेरी यही विनती है कि इस देश को डिलीवर करना है हमने थर्ड वेव से, और कोई डिवाइन इंटरवेंशन से शायद ना आए तो ना आए, पर ये लेके चलो कि ये वेव आएगी और जितनी तादाद में हम वैक्सीनेशन करेंगे, और हमने प्रेजेंटेशन भी है सुना कि अगर जो 50 लाख वैक्सीनेशन पर डे करेंगे तो जो थर्ड वेव है वो 25-30% कम हो जाएगी। अगर जो हम 70 लाख दिन में करेंगे तो वो 50% से भी कम हो जाएगी। और अगर जो हम 90 लाख तक पहुंच गए किसी किस्मत से तो ये वेव 15-20% ही रह जाएगी। तो इसका एक गुर तो एक ही है, पर हम जब तक हम उस मुकाम तक नहीं पहुंचते हम अपना बिहेवियर कैसे करेंगे उसी पे सारा फ्यूचर हिंदुस्तान का डिपेंड करता है। ये कहते हुए मैं आप लोगों से माफी मांगूंगा क्योंकि मेरा दूसरा प्रोग्राम था, सो उसमें ऑलरेडी मैं लेट हो गया। राणा जी माफ करना, ठीक है। और महामहिम जी आप मुझे माफ करें और रोहित जी इजाजत दें, और सब इतने डिस्टिंग्विश्ड लोग बैठे सबसे मैं माफी मांगूंगा। थैंक यू वेरी मच सर, आपको बहुत धन्यवाद समय देने हेतु, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एम्स ऋषिकेश के डायरेक्टर डॉक्टर रविकांत जी से आग्रह करता हूं वो अपनी बात रखें। डॉक्टर रविकांत, डायरेक्टर एम्स ऋषिकेश। महामहिम को प्रणाम और सभी लोगों को प्रणाम। अगर कोई बिल्डिंग बनानी है तो फाउंडेशन मजबूत बनानी पड़ती है। अगर फाउंडेशन मजबूत नहीं है तो बिल्डिंग भी कमजोर होती है। देश की फाउंडेशन है डिस्ट्रिक्ट अस्पताल। अगर आप इंग्लैंड में जाएं, अगर आप अमेरिका में जाएं तो एक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में वो सुविधाएं हैं जो पीजीआई चंडीगढ़ में। अगर हमने इस पर जोर नहीं दिया कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का मतलब उसका पर्यायवाची जो है वो पीजीआई चंडीगढ़ है, इसका मतलब अगर एक गिलास दूध में आप 1 चम्मच चीनी डालेंगे वो कम मीठा होगा और 1 गिलास दूध में 4 चम्मच डालेंगे तो ज्यादा मीठा होगा। हम लोग 0.9% जीडीपी का खर्च करते हैं हेल्थ पर। ब्राजील, चाइना 9% के करीब खर्च करते हैं। स्कैंडिनेविया 14% खर्च करता है। काफी सारे वेस्ट के कंट्री जो हैं 14 से 18% खर्च करते हैं। उनका जीडीपी भी ज्यादा है और खर्च भी ज्यादा करते हैं। इसका मतलब अगर प्रारंभिक रूप में नींव कमजोर है कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के हर मरीज को कहीं ना कहीं आने के लिए मेडिकल कॉलेज आना है, कहीं लखनऊ आना है, कहीं और जाना है, इसका मतलब मामला ठीक नहीं। और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में वही सुविधा होनी चाहिए जो अभी उन्होंने कहा कि जीनोम सीक्वेंसिंग होनी चाहिए। बड़ी साइंटिफिक व्यू पॉइंट था ये कि बिना उसके कुछ होगा नहीं। सेकेंड पॉइंट मेरा ये कहना है कि कोरोना कोई नई चीज नहीं है। करीब करीब हम लोग 50-100 साल से कोरोना के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। अल्फा, बीटा, गामा 3 फैमिली होती है। बीटा फैमिली बार बार अटैक कर रही है। अब तक जितने भी मेन अटैक हुए हैं सब बीटा फैमिली के द्वारा हुए हैं। इसका मतलब है कि हमको इसके बारे में ज्ञान भी है। 2002 में भी इसने अटैक किया था, 2009 में भी अटैक किया था। लेकिन जहां तक वैक्सीन की बात है, जब हम बिना इंटरनेट के बीसीजी, पोलियो और स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन कर सकते हैं, इसके लिए इंटरनेट कोई इतनी बड़ी बाधा नहीं है। पहली बात तो ये मानने की बात है। दूसरी बात यह है कि कोरोना आज के दिन में जो है, आप अगर ये माने कि भाई मेरे पास कोई सुविधा की कमी है, इसका मतलब है कि प्लानिंग ठीक नहीं हुई। हम लोग फायर फाइटिंग में बिलीव कर रहे हैं। हम लोग का जो प्लानिंग डिवीजन है वो मजबूत नहीं है, फ्यूचरिस्टिक नहीं है कि हमको मैक्सिमम क्या रखना है, मिनिमम क्या रखना है। हम लोग की आज की समस्या ये है कि मिनिमम से भी कम है सामान। मेरा ये मानना है जब तक हम लोग एक इंश्योरेंस बेस्ड हेल्थ सिस्टम को नहीं लाएंगे, जब तक हम लोग हर आदमी को एक
हेल्थ का एक ये कवच नहीं देंगे, ये मामले नहीं सुधर सकते। और ये मानना पड़ेगा कि करीब करीब 90% मरीजों में एलोपैथी की आवश्यकता नहीं है, वो आयुर्वेदिक से ठीक हो सकते हैं। हमको किसी भी सिस्टम को ना तो बुरा कहना चाहिए ना भला करना चाहिए, उसकी स्टडी करनी चाहिए और जो साइंस के परखट पे निकल आए उसका हमें वाह वाह करनी चाहिए। और एक एटीट्यूड साइंटिफिक होना चाहिए जिसमें वर्ड मेटा एनालिसिस वगैरह काफी इस्तेमाल होते हैं, लेवल ऑफ एविडेंस काउंट होता है, उसमें स्ट्रेंथ ऑफ रिकमेंडेशन काउंट होती है, डिसीजन बेस्ड ऑन रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल बेस्ड होते हैं जिसमें डिसीजन बेस्ड ऑन सिस्टमिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस होती है। हमारी भाषा अलग होनी चाहिए बजाय कि तू मैं के। कुल मिला के हम लोगों ने देखा है कि कोई भी पेंडेमिक है वो 4 साल रहा है और ये भी 4 साल रहेगा, जाएगा नहीं जल्दी से, किसी के कहने से नहीं जाएगा, किसी देश के कहने से नहीं जाएगा। जब तक सब देशों में नहीं वैक्सीनेशन होगा, ये आके आपको बार बार पिंग करेगा एक नए म्यूटेंट के पर। ये वसुधैव कुटुंबकम का समय है, इसमें सबकी चिंता करनी पड़ेगी, अपनी भी करनी पड़ेगी। और इसमें बच्चों के लिए क्या करना है, बड़ों के लिए क्या करना है, सब लोग काफी कुछ पढ़ लिख चुके हैं। बट बेसिक मेरा मानना है जब तक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की नींव पीजीआई चंडीगढ़ जैसी नहीं बनेगी, हमारे यहाँ ये समस्या एक ज्वलंत रूप में बनी रहेगी। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर रविकांत जी। अब देश के 2 बड़े डॉक्टरों को बोलना है। मैं उस कड़ी में आगे बढ़ते हुए गुजरात अहमदाबाद से संबंधित नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस भारत के चेयरपर्सन अपने बड़े भाई डॉक्टर अभिजात सेठ जी से आग्रह करूंगा वो अपनी बातों को रखें। डॉक्टर अभिजात सेठ। नमस्कार महामहिम जी एंड ऑल माय रिस्पेक्टेड सीनियर कलीग एंड रोहित सिंह जी। हमने जो अभी सब कलीग से बातें सुनी, मोस्ट ऑफ द थिंग्स दे कवर्ड। मैं एक जस्ट शॉर्ट ब्रीफ समरी दूंगा क्योंकि पिछले जब से कोरोना चालू हुआ है मेरा दूसरा रोल है कि मैं अहमदाबाद के अस्पताल में डायरेक्टर ऑफ मेडिकल सर्विसेज का काम करता हूं। एंड हमने दोनों वे में बिना रुके एक्टिवली काम किया हुआ है। ऑफ कोर्स थोड़े डरते हुए, इसमें प्रिकॉशन लेके, बट हमने दोनों व्यूज देखे हैं, हमने सब मुश्किलें देखी हैं। सो हम जस्ट आपको सिर्फ 3 पॉइंट पे बोलेंगे कि जो हमारे लिए ये 1.5 साल के हमारे 2 व्यू ने जो हमको सिखाया है और जो हमारे विशेषज्ञ एनालिटिक्स क्रिटिक्स ये लोगों ने सिखाया है। पहली चीज ये है कि कोरोना क्यों आया अंदर। तो कोरोना एक बैरियर तोड़ के आया और कोरोना है वो अभी गया नहीं, तो हम उसका कैसा सामना करेंगे। आई थिंक डॉक्टर त्रिहान जी एंड पहले भी सब कलीग्स ने बताया कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट में एक ही वर्ड में उसको डिस्क्राइब करूंगा, वो सेल्फ डिसिप्लिन। अगर ये सेल्फ डिसिप्लिन हर भारत का नागरिक डेवलप करेगा, कंसेप्ट वेयर ही बिकम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन टू द एक्सटेंट दैट टू प्रिवेंट, टू हैव अ बैरियर प्रिवेंशन ऑफ कोरोना, हम जो भी जरूरी चीजें हैं जैसे कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, क्राउडिंग अवॉइड, ओवर क्राउडिंग अवॉइड करना, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना, योगा करना, इम्यून बूस्टर्स, whatever the mechanism, nutrition, lifestyle, adapt करना, comorbidity को control करना. The self-discipline is the most vital word because the self-discipline will eventually let the corona die naturally. I think that eventually what the world is going to see is after a few cycles of infection, we expect the virus to become inactive or less virulent, means they die naturally. That is number 1. Number 2, हमारे एक्सपीरियंस से हमने देखा है कि सेकंड वेव में जिसने पहले वैक्सीनेशन लिया था उसको कम इन्फेक्शन हुआ था, पर्टिकुलरली द हेल्थ केयर वर्कर्स एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स, ताकि कई ऐसे किस्से आए हैं जिसमें वो लोग भी इसमें
विक्टिम बने हैं, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस है कि उसमें कम कैजुअलिटीज हुई है। तो वैक्सीनेशन, मास वैक्सीनेशन इज वन ऑफ द इफेक्टिव आंसर। इंडिया एक बड़ा फार्मास्यूटिकल हब है वर्ल्ड का, एंड जो त्रिहान साहब ने बनाया कि अगर 90 मिलियन वैक्सीन हम दे सकते हैं दिन में, 19 लाख वैक्सीनेशन पर डे, तो हम इसको बिल्कुल माइनर वेव बना सकते हैं। आई थिंक वी together our all governmental agencies, all business industry agencies should look this as with a positive angle, that how best we can achieve our goals in the vaccination. That is number 2. And number 3, अगर आप देखोगे, मैंने 1 महीने पहले अपने जी वर्ल्ड के एक छोटे से इसमें इंटरव्यू में मैंने बोला था कि इंडिया की एक स्ट्रेंथ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स। इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को डॉक्टर्स दिए हैं, पूरे वर्ल्ड को नर्सेस दी हुई है, एंड डिस्पाइट ऑल सॉर्ट्स ऑफ जो डिस्पैरिटी और ऑल सॉर्ट्स ऑफ डाइकोटोमी, हम ये बता सकते हैं कि इंडिया हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टबर्न वर्कफोर्स व्हाटएवर दे हैव। सो ये वर्कफोर्स को हमें और मोटिवेट करना है, उसको और एजुकेट करना है, और स्किलफुल बनाना है, जिससे हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, एंड हम जरूर उसको करके रहेंगे। जो और एक इम्पोर्टेंट चीज है जो डॉक्टर रवि साहब ने बताया कि इंडिया में क्या है, इंडिया में जो डिस्पैरिटी है, आप मेदांता जाओ, आप अपोलो जाओ, आप गंगाराम जाओ, इंडिया में देयर आर स्टेट ऑफ आर्ट इंस्टीट्यूशंस all across the country, but when you go to the region, there is a sudden dip in the infrastructure availability. Now second wave ने हमें ये सिखाया है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बियॉन्ड द मेट्रो सिटी जाके उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, एंड अगर जितना हम इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, नॉट ओनली द human resources, but at the same time the work infrastructure, the basic facilities को strong बनाएंगे, तो ये जरूर हम कोरोना को सब एंगल से from all front will be able to defeat it. And I give my best wishes to all of us. Let us fight collectively, and we can say that we can do it. Thank you so much. Thank you, Dr. Abhijat Seth साहब। भारत के चिकित्सा जगत के कोहिनूर के नाम से प्रसिद्ध सर गंगाराम अस्पताल के चेयरपर्सन, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के मूल निवासी पद्मश्री डॉक्टर DS राणा साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि वो युवा चेतना द्वारा आयोजित इस वेबिनार को संबोधित करें। आदरणीय डॉक्टर DS राणा साहब। थैंक यू रोहित कुमार। सबसे पहले मैं अपने गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय जी को सादर प्रणाम करता हूं कि वो हमारे साथ हैं आज, और मेरे सभी दोस्त, डॉक्टर दोस्त जो इस पैनल में हैं, और एजुकेशनिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट और पत्रकार हिमाचल से, स्पेशली अनिल सोनी ने, और सबको मेरा नमस्कार है। और स्पेशली अनुपूर्णा नोटियाल जी को सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई। कभी कभी रोहित मेरे ख्याल में सुनने में जो मजा आता है बोलने में नहीं आता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं सभी स्पीकर को सुना और अच्छी अच्छी बातें कही, बहुत सी चीज़ें उन्होंने कवर कर दी हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा जो समीर जी ने कहा था, डॉक्टर नरेश त्रियान ने कहा कि ये मत पूछो कि देश आपके लिए क्या कर रहा है, सरकार आपके लिए क्या कर रही है, या सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, आप क्या कर सकते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, ये चीज़ हम हमेशा याद रखें। तो मैं ये कहूँगा, चलो अभी जो क्यों हुई, सेकंड वेव कैसी आई, उसके बारे में नहीं मैं कहना चाहता हूँ। मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, कुछ लॉकडाउन के बारे में। जैसे लॉकडाउन क्यों करते हैं, जैसे पहले लॉकडाउन था जस्टिफाइबल था और थोड़ा सा लेट हुआ था,
फिर भी जस्टिफाइबल था, क्योंकि उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करनी थी हमने, और हमने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट भी की, और उसकी वजह से फर्स्ट वेव को हमने फेस किया। पर सबसे इम्पोर्टेंट है सेल्फ लॉकडाउन, और जो बार बार सबने लगा कि एक सेल्फ डिसिप्लिन। हम सबको पता है कि ये जो डिजीज है कोरोना की, कोविड, नोवल कोविड 2 वायरस, सार्स वायरस जो करता है, ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है। ये कोई किसी मच्छर से या किसी पक्षी से नहीं होती है। तो यहाँ जो है वो हम हर एक ह्यूमन, एक आदमी से दूसरे आदमी से बच कर रहना है, और उसके बचने का एक ही तरीका है कि वो अपना सेल्फ डिसिप्लिन रखें। और वो जब तक हमारी मास वैक्सीनेशन नहीं हो, जब सबने बार बार कहा, जब तक हार्ड इम्यूनिटी नहीं होती है, तब तक यही एक बचने का तरीका है कि आप एक दूसरे से शील्ड बनाए रखें। ये समझो कि जो आपके सामने खड़ा है, वो कोई भी खड़ा है, वो पॉजिटिव हो सकता है, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हो सकता है, वो उससे भी आपको डिजीज, उसकी जरूरी नहीं उसको खांसी जुकाम या खांसी या बुखार होगा। जब तक ये आपको रखना पड़ेगा, जब तक हार्ड इम्यूनिटी नहीं होती है, और जब तक ये पैंडेमिक से एंडेमिक नहीं बनती है। तो वैक्सीनेशन, वो अन्नपूर्णा से कहा था कि हमारे देश से भाग जाए, वो आपके देश से नहीं भागेगा, आपको सारी दुनिया से भागना होगा। वर्ल्ड के किसी कोने में भी रहेगा, तब आपको खतरा बना रहेगा। तो एक मास वैक्सीनेशन सारे वर्ल्ड की कर रही है, और हिंदुस्तान इस पोजीशन में है कि हम अपने देश की तो मास वैक्सीनेशन करेंगे जल्दी, और उसके लिए सारे उपाय तय किए जा रहे हैं। पर हम अब बाकी देशों के लिए भी वैक्सीनेशन प्रोड्यूस करेंगे, वो भी हमारा एक सौभाग्य है, वो भी हमारा एक कर्तव्य है। तो मैं यही कहूँगा कि एक सप्लाई एंड डिमांड में, जब सप्लाई, इस बार क्या होता कि डिमांड जो थी, वायरस इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई किया कि आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई थी या मैन पावर सप्लाई थी, वो कम पड़ गई। आपको ये ध्यान रखना होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई, जिसकी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि ये करो वो करो, हॉस्पिटल बना रहे हैं या बुक्स, वो कितना भी कोशिश कर लो आप, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बियॉन्ड ए पॉइंट नहीं बढ़ा सकते हैं। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी प्रॉब्लम आई सेकंड वेव में, और अनफॉर्चुनेटली थर्ड वेव का यदि मैग्नीट्यूड सेकंड वेव से ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी आपको मैन पावर, मेडिकल मैन पावर नहीं होगी आपके पास। और मेडिकल मैन पावर की जो एक प्रॉब्लम है, वो बड़ी मुश्किल होगी, इसलिए उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। पर जरूरी ये है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे मेडिकल मैन पावर, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो एक लिमिटेशन है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि ट्रांसमिशन नहीं हो, संक्रमण नहीं हो। और संक्रमण का एक ही तरीका है कि आप सेल्फ लॉकडाउन करें। लॉकडाउन जो है नेक्स्ट, जब अभी करना पड़ा हमें मजबूरन, दूसरी इस बार लॉकडाउन करना पड़ा, मजबूरी हो गई हमारी। पहली बार मजबूरी नहीं थी, इस बार मजबूरी हो गई, और बार बार लॉकडाउन करने से देश की आर्थिक स्थिति जो है वो खराब हो गई, और उसके कई और नुकसान हैं। और बाकी ये है कि बाकी सब ने काफ़ी कुछ कह दिया, सब बड़ा अच्छा लगा मुझे सबसे सुनकर। पर मैं एक दो चीज़ें बोलना चाहता हूँ कि हमारे देश में जबकि इतनी संख्या है जहाँ से हम अपना डेटा इतना अच्छा मिल सकता है, इस बीमारी के बारे में कोई नहीं जानता है। ये बीमारी कैसे हो रही है, क्या इलाज कर रहे हैं, जो अब तक अभी इलाज कर रहे हैं तो वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं। मैं तो ये सोचता हूँ जो पहले हफ्ते में जो 5-7 दिन होती है रेस्पिरेटरी फेज, नहीं वायरस फेज, उसमें तो क्रोसिनिंग काम करती है जब बुखार वगैरह होता है, तो हमें आइडेंटिफाई करना होता है इमीडिएटली रेस्पिरेटरी फेज में। और उसमें दो ही चीज़ें काम करती हैं कि एक स्टीरॉयड जो है वो अप्रोप्रिएट डोज में अप्रोप्रिएट टाइम पर स्टार्ट की जाए, और दूसरी ऑक्सीजन। तो उनकी कमी शायद थर्ड फेज के लिए इतनी कमी नहीं होगी, क्योंकि देश जो उसकी तैयारी कर रहा है। और एक फिर भी बड़ा जरूरी है कि हमारे देश में एक डेटा होना चाहिए, एक रजिस्ट्री होनी चाहिए। इसी बहाने, इसी महामारी के बहाने यदि रजिस्ट्री बन जाती है सारे देश की, हमारे देश में किसी चीज़ का एक डेटा नहीं है, न बीमारियों के बारे में, न इस बीमारी के बारे में, न किसी और बीमारी के बारे में एक सॉलिड डेटा नहीं होता है। हम सारा डिपेंड करते हैं यूरोप और अमेरिका पर। वो डिपेंडेंसी हमें खत्म करनी होगी। मैं तो मेडिकल वर्ल्ड को और कॉमन वर्ल्ड को ये बोलूँगा कि डेटा देने में इवन लोगों का भी सहयोग चाहिए, अदरवाइज डॉक्टरों का नहीं है। और उसमें भी एक पैसा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है सरकार को। ये एक डेटा तैयार किया हो, तभी आप ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तभी आप मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तभी आप कोई एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कर सकते हैं। और ये नहीं फर्क पड़ता है कि ये आयुर्वेदिक दवाई है या होम्योपैथिक है या एलोपैथिक है।
एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए। जैसे डॉक्टर रविकांत ने कहा, ये एविडेंस बेस्ड है कोई चीज तो किसी की भी हो, पर बिना एविडेंस बेस्ड से नहीं हो सकता है कि ये ले लो वो ले लो या कुछ भी ले लो। इस बीमारी में अनफॉर्चुनेटली 1 साल से यही हो रहा है। हर आदमी इससे एक्सपर्ट है, जो चाहता है वो बोलता है। और जहाँ तक मैं जो मैं इतने हजारों पेशेंट हमने ट्रीट किए, उसमें मैं जो मेरा अनुभव है वो मैं 3 दवाइयों के सिवाय बाकियों के, और चौथी दवाई रेमडेसिविर भी यदि स्टार्ट ठीक टाइम पर कर दी जाए तो उससे सीरियसनेस कम हो जाती है। तो लोगों को चाहिए। और एक मैं और बोलना चाहता हूँ, जो हिमाचल में भी हुआ मैं देख रहा हूँ कि एक होम आइसोलेशन जो दिल्ली में बड़ी पॉपुलर हुई थी कि घर में रहो, पहली वेव में ठीक था, पर बाद में दूसरी वेव में ये हो गया कि लोगों ने सिर्फ होम आइसोलेशन करना शुरू कर दिया। और होम आइसोलेशन की वजह से और टेस्ट ना कराना, एक आदमी के होगा दूसरे टेस्ट नहीं करा रहे हैं, और वो हॉस्पिटल में तब पहुंचे जब बहुत सीरियस थे, और अनफॉर्चुनेटली उस टाइम उनको हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली, कोई इधर भागे कोई इधर गए, उसकी वजह से बहुत डेथ्स हुई। मैं इसलिए बार बार एक कहूँगा कि होम आइसोलेशन जरूर करो, पर सरकार की तरफ से या लोकल अथॉरिटी की तरफ से होम आइसोलेशन अनरेगुलेटेड नहीं होना चाहिए। कोई ना कोई विशेषज्ञ, कोई ना कोई ऐसी फोर्स हो जो उनको देखती रहे, आदमी को बीमार नहीं होने दें। उसकी जब इस बीमारी में ये प्रॉब्लम है कि थोड़े से ज़्यादा सीरियस हो गए तो उसके बाद कोई पता लगता है कि क्या होना है। उसके बाद आपके पास ट्रीटमेंट बहुत लिमिटेड है। जो रेस्पिरेटरी फेज है, जब पेशेंट को सांस फूलना शुरू होता है तो उसके बाद लिमिटेड ट्रीटमेंट के बारे में सिवाय कुछ है नहीं है, और आप बहुत थोड़ा जानते हैं उसके बारे में। तो उसके बारे में मैं कहूँगा कि होम आइसोलेशन जो है वो रेगुलेटेड होनी चाहिए, अनरेगुलेटेड होम आइसोलेशन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ये ठीक है, इससे बेड की कमी होती है। और अभी और दवाइयाँ आ रही हैं, महंगी हैं, शायद वो भी थोड़ा बेड उससे बीमारी रुकेगी। जो ये एंटीबॉडीज आई हैं अभी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, उनसे फर्क पड़ेगा। अमेरिका में कुछ फर्क पड़ा है, पर वो यहाँ बहुत से लोग नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। और लास्ट में यही कहूँगा कि जैसे अनुप्रिया ने कहा कि ये हमारा सेल्फ एक कि वैक्सीनेशन सारे देश में फ्री होनी चाहिए, और पेइंग वैक्सीनेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए। जो लोग पे कर सकते हैं उनसे जो भी एक गवर्नमेंट फिक्स करती है वो पैसे चार्ज कर सकते हैं, जिससे एक्सचेकर पर थोड़ा फायदा हो जाएगा। और हर एक आदमी का राइट होना चाहिए इस बीमारी को रोकने के लिए कि उनको वैक्सीनेशन मिलनी चाहिए। और गांव में वैक्सीनेशन करने की अपनी प्रॉब्लम में बहुत सारी लोग कर रहे हैं इकट्ठा। जब हम जुटकर काम करेंगे, जैसे हमने 15 दिन में जुटकर सेकंड वेव का जब मुकाबला किया, तो सरकार क्या, आप लोग पत्रकार क्या, एनजीओ क्या, सब लोग मिल गए, इसलिए 15-20 दिन में हमने कंट्रोल कर लिया। और वही एक तरीका है इसका। थैंक यू रोहित। थैंक यू डॉक्टर DS राणा साहब, आपने अपना इतना समय दिया, इतने व्यस्तम शेड्यूल में समय निकालकर। मैं आग्रह करूंगा आज के वेबिनार के स्पेशल गेस्ट दिल्ली और पटना हाईकोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस, भारत के आर्म्ड फोर्सेज ट्राइब्यूनल के चेयरपर्सन और हमारे अभिभावक जस्टिस राजेंद्र मेनन साहब से कि वो इस वेबिनार को एज अ स्पेशल गेस्ट एड्रेस करें। जस्टिस राजेंद्र मेनन जी। नमस्कार सर। गवर्नर साहब दत्तात्रेय जी, स्वामी अभिषेक जी, डॉक्टर राणा, मेरे प्यारे मित्र राजेश धीरावानी जी, अन्नपूर्णा जी, डॉक्टर रविकांत जी, डॉक्टर अभिजीत एवं अन्य उपस्थित एक्सपर्ट्स एवं महानुभाव, सर्वप्रथम तो मैं स्वामी जी और रोहित को धन्यवाद प्रेरित करना चाहता हूं कि आपने मुझे मौका दिया इतने एक्सपर्ट्स के बीच रहकर उनको सुनकर कोरोना के बारे में और कोरोना के संबंधित मैनेजमेंट के बारे में कई चीजें मुझे आज ज्ञात हुआ। हाउ टू बीट कोरोना आप सबने बहुत अच्छे से समझाया। सजेशंस आए, डॉक्टर अन्नपूर्णा ने कई सजेशंस दिए, जेंडर डिस्पैरिटी के बारे में आपने बोला, डॉक्टर राजेश धीरावानी ने सजेशंस दिए, तिरहरान जी और राणा साहब ने भी बहुत अपने अनुभव के हिसाब से बहुत बड़े सजेशंस दिए। और मुझे ये भी ज्ञात है कि राणा साहब और तिरहरान साहब सुप्रीम कोर्ट के उस कमिटी में हैं जो एक्सपर्ट कमिटी बनी है सुप्रीम कोर्ट को सलाह देने के लिए कि कोरोना के बारे में क्या करना है। मैं तो कोरोना का एक्सपर्ट नहीं हूं,
आज आप लोग के बीच एक आम नागरिक की हैसियत से बैठ के सुन रहा हूं। और मुझे जो त्रेहान साहब और राणा साहब ने कही उसमें से 2 बात मुझे बहुत अच्छी लगी और जो मैं चाहूंगा कि भारत के हर नागरिक को उसे अमल में लाना चाहिए। एक तो यह है कि डोंट वेट फॉर द गवर्नमेंट टू डू समथिंग, डू योरसेल्फ। यस, that's what each and every citizen of this country has to do. He does not wait for something to happen from somewhere, but he has to do what is his duty in the given circumstances. He is also required to maintain the discipline that is expected of a citizen in this period of pandemic. Everyone should maintain that discipline and the protocol which is required of them. एक और बहुत बड़ी चीज त्रेहान साहब ने कही कि हमें ब्लेम गेम में नहीं उलझना है। पॉलिटिक्स और ब्लेम गेम का ये वक्त नहीं है। हमें सब एकजुट होकर देश को इस महामारी से बचाना है। ये सारी चीजें आप लोग ने कही तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं विश्वास करता हूं कि युवा चेतना और स्वामी जी के मार्गदर्शन में हम आज आपने जो हमें समझाया वो संदेश गांव-गांव तक पहुंचाएंगे और हमारे देश के नागरिकों को ये समझाएंगे कि ये आपको अमल में लाना है। जुडिशरी से जुड़े हुए व्यक्ति होने के नाते और जुडिशियल सिस्टम और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत सालों का अनुभव होने के कारण बस एक बहुत छोटी सी चीज कहना चाहूंगा जो कि कोर्ट से रिलेटेड है कि ऐसे पेंडेमिक को कैसे डील करना। इसमें कई चीजें जो हमें करना चाहिए वो एक्सपर्ट्स और एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए। तो कोर्ट्स को जब आदेश करते हैं तो थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए कि कोर्ट की ये जवाबदारी है कि वो ये ना करें कि जो चीज एक्सपर्ट्स को करना है, जो एडमिनिस्ट्रेशन को करना है, उसमें घुस के अपना कार्य क्षेत्र को विकसित करते हैं। कई बार एंथुसियाज्म में ओवर क्या बोलते हैं एक्साइटमेंट में हो जाता है। मेरी जुडिशरी के मेंबर्स से यही प्रार्थना है कि आप अपने लक्ष्मण रेखा के अंदर रहकर एक्सपर्ट्स और एडमिनिस्ट्रेशन को अपना काम करने दीजिए। आपको जो संविधान में काम दिया गया है उसे करिए। और आप लोग को मैं बताना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले हमारे भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हमारे मध्य प्रदेश के ही जस्टिस आरसी लाहौटी साहब ने इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने पेंडेमिक के दौर में जुडिशरी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके बारे में कहा था। तो उसे पढ़ा जाए और उसे हूबहू अमल में लाया जाए। मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा, बस यही कहूंगा रोहित सिंह जी से कि जो आज जो मीटिंग में एक्सपर्ट्स ने हमें बताया, जो उन्होंने हमें सलाह दी, उसे सब एसिमुलेट करके गांव-गांव तक और सिटीजन्स तक पहुंचाया जाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग के एक्सपर्ट ओपिनियन, सजेशंस और सहयोग से हम इस पेंडेमिक को अच्छी तरह लड़ सकेंगे और इसे जो भी करना होगा हम कर पाएंगे। आप सबने मुझे मौका दिया, सुना। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद ऑनरेबल जस्टिस राजेंद्र मेनन साहब। मैं आज के वेबिनार के चीफ गेस्ट देश के बहुत प्रतिष्ठित, प्रसिद्ध और वरिष्ठ राजनेता, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से संबंधित, हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल, हम सबों के अभिभावक, हम लोगों के निमंत्रण पर एक बार एज ए लेबर मिनिस्टर शाम में 4 बजे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के मेमोरी में एक सेमिनार हमने रखा था, बड़ा कार्यक्रम था। उसमें बंडारू दत्तात्रेय जी बलिया भी आए थे। हरिनारायण राय जी वेबिनार में मौजूद हैं, उन्होंने उस कार्यक्रम का आयोजन किया था। दत्तात्रेय साहब देश के बहुत सुलझे हुए राजनेता हैं। मैं आग्रह करूंगा हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल आदरणीय बंडारू दत्तात्रेय जी से वो इस वेबिनार को संबोधित करें और इसके बाद स्वामी जी का भी उद्बोधन होगा। आदरणीय बंडारू दत्तात्रेय जी, महामहिम राज्यपाल हिमाचल, स्वागत करते हैं आपका। आज इस वेबिनार के माध्यम से आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति
श्री राजेंद्र मेनन जी जो आज इस वेबिनार के विशेष अतिथि भी है, तथा स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी, द ग्रेट सेंट, उनका अभिवादन करता हूँ। और आज जो वहाँ पर भाग लिए हुए हमारे डॉक्टर नरेश ट्रेन जी, चेयरमैन एमडी मेदांता हॉस्पिटल, डॉक्टर DS राणा जी, चेयरमैन गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, और डॉक्टर अभिजीत सेठ, प्रेसिडेंट नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस, और हमारे अनिल सोनी जी, चीफ एडिटर दिव्य हिमाचल, डॉक्टर रविकांत, डायरेक्टर एम्स ऋषिकेश, डॉक्टर अन्नपूर्णा नवताल जी, वाइस चांसलर HNB गारवाल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर राजेश धीरवानी जी, चेयरमैन जबलपुर हॉस्पिटल जबलपुर, और समीर गुप्ता जी, चेयरमैन कम MD जैक्सन ग्रुप, मनोज गोयल जी, एंटरप्रेन्योर, और अनिल सोनी जी, मैंने पहले बताया, शिव प्रसाद शांतन गौड़ जी, एडवोकेट फ्रॉम कर्नाटका, और आज हम जिस युवा चेतना के नेशनल अध्यक्ष रोहित कुमार जी, और इन्होंने इज अ वेरी गुड लीडर एंड कंटिन्यूअसली वर्किंग फॉर दिस cause and for the downtrodden people also. इस वेबिनार के का महत्वपूर्ण विषय को लेकर महामारी के इस निर्णायक दौर में यह वेबिनार आयोजित किया गया है। आपको साधुवाद, अपने देश के प्रख्यात हस्तियों को वेबिनार के माध्यम से जोड़कर विचारों का प्रवाह और महत्वपूर्ण प्रतिफल के लिए एक मंच पर लाया है। युवा चेतना के सभी सदस्यों को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। सौभाग्य है मैं आप लोगों से सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़कर विचारों को साझा कर रहा हूँ। मैं अभिनंदनीय करता हूँ कि सभी कोरोना योद्धाओं का, विशेषकर हमारे चिकित्सकों व चिकित्सक क्षेत्र से जुड़े सभी कर्मियों को, जो दिन रात जान जोखिम से डालकर इस महामारी के खिलाफ निर्णायक युद्ध लड़ रहे हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर इस वक्त भारत से अपना असर दिखा रही है। साथ ही एक्सपर्ट्स ने तीसरा लहर की चेतावनी भी दे दी है। तमाम संकटों के बीच कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी है। वैक्सीन का काम भी चल रहा है। यह एक हमारे सामने की स्थिति है। हमने एक सफल प्रबंधन, आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण तंत्र विकसित करके कोरोना महामारी की पहली लहर पर विजय प्राप्त की थी। दुनिया के सामने हम आदर्श बने थे। एक समय था जब लगता था बड़े बड़े विकसित देश इस महामारी के सामने घुटने टेक चुके हैं। ऐसे समय में भारत ने मजबूती से इस संकट से पार पाया। वैक्सीन बनाने के लिए अग्रिम प्रयास हुए, संसाधन जुटाने के लिए उचित निर्णय लिया गया, समय समय पर एडवाइजरी जारी की गई है। फिर चूक कहाँ हो गई? मुझे यह कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि पहली लहर के जाते जाते
हम लापरवाह से हो गए। जन स्वास्थ्य के इस इतने बड़े संकट के सबक क्या है? समय से पहले जीत के ऐलान से परहेज करना और लापरवाह का होकर जश्न में डूबने की प्रवृत्ति छोड़नी पड़ेगी। विशेषज्ञों को सलाह को अनसुन नहीं करना है और जिन देशों से इसका प्रभाव दिख चुका है उनके सबक लेने की जरूरत है। पाँच जून तक भारत में कोरोना के 14,77,799 सक्रिय मामले थे, जो कुल मामलों का 5.13% है। ठीक होने वालों की संख्या 2,69,84,781 थी, जो 93.67% है। लेकिन मृतकों की संख्या 3,46,759 है, जो 1.2% है और यह संख्या चिंता बढ़ देती है। कोरोना महामारी के खिलाफ टीका की सुरक्षा का सबसे मजबूत हथियार बना है। हम अपने वैज्ञानिकों का अभिनंदन करते हैं, विशेषकर भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक, जिन्होंने दिन रात शोध कर एक साल के भीतर वैक्सीन को तैयार किया। इन कंपनियों द्वारा विकसित वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ने के लिए इनकी मल्टी लैब को विस्तार देने की आवश्यकता है। देश में टीकाकरण अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। 23 मई तक 23,13,22,417 व्यक्तियों का टीकाकरण किया गया है। कोरोना से मुकाबले के लिए सरकार इस साल के अंत तक पूरी आबादी के टीकाकरण करना चाहती है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए तैयारियां भी शुरू हो गई है। ज्यादातर महामारी विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना संक्रमण की अभी और लहरें आ सकती है। यह कहा जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों का 18 to 40 वर्ष के बीच के युवकों का वैक्सीनेशन तो तेजी से करना ही है। साथ ही बच्चों के लिए वैक्सीन आती है तो उस प्रक्रिया की पहल से भी तैयारी रखनी है। एक तरफ उत्पादन को बढ़ाना है, वही दूसरी तरफ केंद्र व राज्य सरकारों को मिलकर युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन कार्यक्रम को कार्यान्वित करना है। अगर संक्रमण से तेजी आती है तो लोगों को छोटे और स्थानीय लॉकडाउन के साथ जीना सिखाना होगा। हम जिंदगी को यहाँ के था तो नहीं रोक सकते। अगर हम भीड़ भरे शहरों में एक दूसरे में पर्याप्त शारीरिक दूरी न रख पाए तो कम से कम यह तो पक्का कर ले कि हर कोई सही तरीके से मास्क पहने। सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बार बार टेस्टिंग और ट्रेसिंग के महत्व पर जोर दिया है। आम जनता से हाथ धोने और स्वच्छता, मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के सहित बुनियादी स्वच्छता मानदंडों का अभ्यास जारी रखने की बहुत जरूरत है। यह भी सच है, एक कामकाजी राष्ट्र शायद ही सामाजिक दूरी तक
पालन कर सकता है, खासकर जब बहुमत को काम पर जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर रहना पड़ता है, पर करना पड़ेगा। हालांकि यह बात सही है कि 1.3 बिलियन से अधिक की आबादी और देश भर में एक व्यापक यात्रा और संपर्क नेटवर्क की उपस्थिति के साथ संक्रमित लोगों के संपर्कों की पहचान और उनका पता लगाकर संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ना कोई आसान बात नहीं है। There is no substitute for testing, tracking and treatment, and that early testing and proper tracking remains key to reduce the mortality. स्थानीय प्रशासन की लोगों की चिंताओं के प्रति सक्रिय और संवेदनशील होने की आवश्यकता है। तीसरी लहर के लिए समय रहते अधोसंरचना तैयारी होनी चाहिए। कम से कम प्राथमिक स्तर पर ढांचागत विकास जरूरी है। अधोसंरचना विकास के लिए सबसे जरूरी है बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में धन आवंटन को बढ़ाना। विभिन्न दवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारत के दवा उद्योग की पूरी क्षमता का उपयोग करने की आवश्यकता है। अब कोरोना महामारी के इस दौरे में गैर सरकारी संगठन, औद्योगिक घराने और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि वे अधिक ऊर्जा के साथ वे आगे आ सके। दूसरी तरफ एनसीसी, रेड क्रॉस, ISS, NSS इत्यादि को भूमिका को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि सप्लाई चेन बनी रहे। इस महामारी से निपटने के लिए हमें मिलकर कार्य करना है। आपसी सहयोग, समन्वय और योगदान से ही हम इस महामारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। परस्पर सहयोग से महामारी को परास्त किया जा सकता। भारत के नौजवानों को एकजुट होने की आवश्यकता है। एक बार पुनः मैं युवा चेतना का और हमारे रोहित सिंह जी का मैं आभार व्यक्त करते हुए और जितने महान भाव ने उन्होंने अपने सूचनाएं सलाहें दिए और उनको भी मैंने ध्यान से सुना। बहुत ही उनका एक्सपीरियंस का, उनका सारा जो जीवन का जो सार उन्होंने बताया है, मुझे अच्छा लगा है। और इसी तरह हम एक पॉजिटिव रोल से आगे चलेंगे तो मुझे भरोसा है कोरोना के ऊपर देश जो है बराबर विजय प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महामहिम राज्यपाल। इस कड़ी को बढ़ाते हुए वेबिनार के अंतिम वक्ता और उद्घाटनकर्ता, देश भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु कार्यरत हम सबों के अभिभावक पूज्य स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी से मैं आग्रह करता हूं कि वो इस वेबिनार को संबोधित करें। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी। धन्यवाद रोहित जी। हम लोगों ने सब वक्ताओं को बड़े ध्यान और सचेत अवस्था में सुना और सबके विचार अति महत्वपूर्ण और अति सराहनीय है। इसकी कितनी सराहना करें ये वाणी से परे का विषय है। परंतु डॉक्टर रविकांत ने एक बात की कि हमारी जो बेसिक चिकित्सा है जिसको हमको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, तो हम किसी की निंदा स्तुति नहीं करेंगे, परंतु यथार्थ से अगर हम विमुख रहते हैं तो लोग ये कहेगा कि साधु हो के यह भी सामाजिक बात में लग गए, इधर उधर दोनों का समन्वय करने लगे। तो बेसिक स्थिति यह है कि हम बलिया में है 23 अप्रैल से बलिया में रहने पर हमारे घर से 3 किलोमीटर होगा और दूसरे रास्ते से जाएंगे तो हो सकता है 2 किलोमीटर हो। बलिया जिला चिकित्सालय है। उस चिकित्सालय की यह स्थिति बीच में बन गई थी जहां हम लोग गए, मोहन सिंह जी हमारे साथ थे, आदि लोग भी हमारे साथ थे, कि ऑक्सीजन की घोर कमी थी। लोगों
की अंत्येष्टि होने में दिक्कत थी, जो जो समस्याएं थी वो थी, उस पर चर्चा किया जाए तो हो सकता है कि किसी पक्ष विशेष को बुरा लगे, परंतु कहना यह है कि कोई भी व्यक्ति उस अव्यवस्था को व्यवस्था में परिणित करने के लिए चिंतित नहीं था, परंतु नेताओं को यह बीमारी जरूर थी कि अस्पताल से हमारे घर में कितनी आमदनी बढ़ जाए, इसके लिए लोग चिंतित थे। तो इस प्रकार के स्थिति में हम लोग भारत की परिस्थिति कैसे बदल सकते हैं, यह बड़ा ही गंभीर विषय है। और हम लोगों ने देखा कि हमारे हर वक्ता, जैसे समीर गुप्ता साहब हैं जो एक बड़े पावर कंपनी के मालिक हैं, इन्होंने बताया कि हम अपने छोटे से छोटे कर्मचारियों का कितना ध्यान रखा, और प्रोफेसर नोटियाल ने बताया कि क्या क्या करना चाहिए, और जस्टिस राजेंद्र मेनन जो हम लोग के अभिभावक तुल्य हैं, उन्होंने बताया कि न्यायपालिका को अपने हद में रह के यह निर्णय नहीं देना चाहिए जिससे व्यवस्था को अव्यवस्था में परिणित होने का काम करे। और एक पत्रकार सोनी साहब ने हर पहलुओं को बड़ा खोल के बताया और आंकड़ा भी प्रस्तुत किया कि कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। परंतु सबसे बड़ी बात डॉक्टर प्रोफेसर रविकांत की लगी, जो बेसिक नीड है, बेसिक आवश्यकता है कि मेदांता चाहे बड़े बड़े हॉस्पिटल में हर लोग सुलभ नहीं हो पाते हैं, उसकी व्यवस्थाएं बड़ी लंबी चौड़ी है, हो सकता है वह उस व्यवस्था के अनुरूप पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए, परंतु बेसिक अस्पताल में है जो जिला चिकित्सालय सरकारी है, उसमें सब लोग पहुंचने का प्रयास करता है, सबका मदद होता है, परंतु उसकी स्थिति यह हो गई है कि अब उसका विवरण नहीं दिया जा सकता। आप सम्मानित लोग हैं, समझ सकते हैं, इसमें सुधार की महती आवश्यकता है। भारतीय उच्चतम न्यायालय जो कि भारत में आस्था का ही केंद्र नहीं अपितु हर लोगों का एक अंतिम आशा के किरण दिखाई देता है, तो उस द्वारा मनोनीत डॉक्टर DS राणा साहब और डॉक्टर नरेश त्रेहान साहब इस कार्यक्रम में बतौर वक्ता के रूप में प्रस्तुत हुए, और डॉक्टर राणा ने एक बात कही कि बोलने से ज्यादा सुनने में अच्छा लगता है, और डॉक्टर राणा ने सुना ही नहीं, सबका अपने भाषा में एक बढ़िया समन्वय दिया और बताया कि तीसरी लहर से हम लोग कैसे कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। तो निश्चित रूप से यह समाज के लिए चिंतित है, और इनके प्रति सुप्रीम कोर्ट चिंतित रहा और इनको उस कमेटी में नियुक्त किया जिसमें भारत के कोरोना से लड़ने के लिए और कोरोना से बचने के लिए विश्वास जताया गया। तो यह सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति लोग नहीं है, यह माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकृत लोग हैं जो कि कोरोना के बारे में अपना विचार समाज के सामने और सरकार के सामने प्रस्तुत रख के वह कमेटी आगे कोरोना कैसे नहीं बढ़े। और जो दूसरी लहर की विभत्स घटना हमने देखी, हम हरिश्चंद्र घाट पर गए थे रामनवमी में भगवती राजराजेश्वरी की पूजा हेतु, तो वहां हमने बोर्ड देखा, जैसा बोर्ड पहले नहीं दिखाया था डॉक्टर राणा साहब। वहां लिखा था कि 500 रुपया गैस से जलाने के लिए, 500 रुपया आग से जलाने के लिए, 5000 रुपया नॉन कोरोना के मरीज को जलाने के लिए, 7500 रुपया कोरोना से पीड़ित लोगों के लिए। हमने देखा, अभी तो लिखा हुआ था, परंतु हमने देखा कि 25-25 हजार रुपया लोगों को जलाने के लिए लोग ले रहे थे। तो यह भीषण विभीषिका जो भारत ने देखा है दूसरी लहर के माध्यम से, तीसरी लहर न देखना पड़े। डॉक्टर राणा चाहे आधिक एक्सपर्ट लोग जो अपनी राय प्रस्तुत भारत के सामने कर लेंगे, निश्चित रूप से भारत तीसरी लहर से लड़ने पर जूझ सकता है। और एक बात शायद डॉक्टर राणा ने ही कहा कि हम लोग धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो, यह भावना स्वामी जी अपने मन में रखते थे। तो एक भी मरीज अगर विश्व में किसी भी गांव नगर में रहता है, हमारे मित्र देश चाहे हमारे शत्रु देश के पास रहता है, तो निश्चित रूप से वह हम लोग कोरोना पर विजय नहीं पा सकते हैं। तो हम भारत ही नहीं अपितु विश्व से कोरोना भगाना है। इसके लिए हमारे एक्सलेंसी महामहिम बंडारू दत्तात्रेय जो हम लोगों के निवेदन पर भीषण विभीषिका जो हो गई थी उस समय बनारस में, उस विभीषिका में अस्पताल में मरीज से मिलते हुए बिना खाए आए। हरिनारायण राय जी ने उस कार्यक्रम का आयोजन किया था और मंच पर आके ही बिस्किट खाए, और इन हाई डायबिटीज के पेशेंट थे, इन्होंने अपना जो विचार रखा, इसके लिए भी हम इनको आभार व्यक्त करते हैं। और हम लोग यह कहते हैं कि जामवंत मंत्री अति बूढ़ा
सो की हो अब समरा रूढ़ा। आप लोग जैसे विचारवान पुरुष अगर भारत में हैं तो निश्चित रूप से भारत की परिकल्पना जो सोने की चिड़िया के रूप में की जाती थी, उसकी कल्पना हम लोग पुनः साकार कर सकते हैं। और अंत में युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह को भगवान विश्वनाथ और अन्नपूर्णा से प्रार्थना करते हुए धन्यवाद देते हैं कि जो विश्व की नामी हस्तियां थी और डॉक्टर राणा जी फोन पर उपलब्ध होकर अपनी सहजता को सरसता में बदलते हुए उपलब्ध हुए। हम लोग तो ऐसे लोग ही नहीं देखे कि कोई भी इस लॉकडाउन में किसी से व्यक्तिगत मिलकर निमंत्रित नहीं किया गया, अपितु फोन और व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना देने पर डॉक्टर देवेंद्र सिंह राणा, जो हम लोग की भगवती जय, हम लोग का ननिहाल कह लिया जाए, एक नागनाथ बाबा हुआ करते थे, वो हिमाचल को भगवती का नैहर मानते थे, भगवती का पीहर मानते थे। उस देश से निकल के सर गंगाराम अस्पताल में नियुक्त होकर और भारत के अति प्रतिष्ठित संस्थान द्वारा नामित होकर भारत के विकास की ओर और कोरोना को भगाने के लिए उन्मुख है, वो भी उपलब्ध हो जा रहे हैं। और हमारे साथ गवर्नर से लेके और माननीय राजेंद्र मेनन को इन्होंने जोड़ने का जो काम किया, डॉक्टर रविकांत जो हम लोगों के KGMU के सीनियर प्रोफेसर हैं, इन्होंने जो बेसिक समस्याओं का चित्रण किया, तो हम लोग कहते हैं कि जेकरा पैर न फाटे बेवाय उका जाने पीर पर आए। तो इन्होंने उस पीड़ा का अनुभव किया है, जो पीड़ा हम देखे इस 23 अप्रैल से 5 मई के बीच में जो ग्रामीण परिवेश में लोगों को मिल सकता है, उसका अनुभव इन्होंने बताया कि जो बेसिक नीड और बेसिक अस्पताल, जिला चिकित्सालय आदि में जो सुविधा होनी चाहिए, उस पर विचार रखा। यह भी सराहनीय। राजेश धीरावानी ने भी अपने समय में अच्छा परिचय दिया। और जो भी अभिजात सेठ से लेकर समीर गुप्ता साहब तक जो अपना योगदान रोहित जी ने इस छोटे से प्लेटफॉर्म में सोशल मीडिया के माध्यम से इन्होंने जो प्रस्तुत किया, तो हम इनके बारे में कहना चाहते हैं कि सतसैया के दोहरे अरुणाविक के तीर देखन में छोटन लगे और घाव करे गंभीर। तो आपने कम उम्र में भारत के तमाम नामचीन हस्तियों को एक मंच पर इकट्ठा किया, जो भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा नामित हो, और जिस विराट प्रतिमा के आगे भारत को अभिमान, जिस पर भारत को गर्व होना चाहिए, डॉक्टर श्री समीर जी, अभिजीत सेठ जी, मनोज गोयल जी, शांतनु गोदार जी, शिव प्रसाद गोदार जी आदि लोगों को जो अपने समन्वय किया, इसके लिए आपकी भूरी भूरी प्रशंसा होती है। और अंत में अपनी वाणी को भगवान विश्वनाथ के चरणों में अर्पित करते हुए वाचा स्खलन और समय के अतिक्रमणता हेतु आप सब डिग्निटी से प्रार्थना करते हैं कि जो बालक कछु अगचर करई गुरुपित मातु मोद बस करई। अगर हम कुछ अधिक बोल गए हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, अगर वो कुछ सही बोले हो तो उसको अंगीकार किया जाए। धन्यवाद जस्टिस राजेंद्र मेनन जी, धन्यवाद रोहित जी। हर हर धन्यवाद स्वामी जी। मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर जिग्नेश रेड्डी जी से कि वो थैंक्स प्रेजेंट करें, धन्यवाद ज्ञापित करें। डॉक्टर जिग्नेश रेड्डी जी। डॉक्टर जिग्नेश, AIG हॉस्पिटल हैदराबाद। We are not hearing you. You are not audible. Not audible. Can you hear me now? Yes, yes, please. Vote of thanks by Dr. Jignesh Reddy, AIG Hospital, Hyderabad. Rohit ji, thank you for giving the opportunity. I would like to thank present here, give me this opportunity and hearing through all the conversations, great ideas, great happened, and I think this messages this platform should go people. Dr. Jignesh.
कुछ नेटवर्क का इशूज है लगता है। हम डॉक्टर जिग्नेश के तरफ से आप सभी लोगों को, महामहिम राज्यपाल को, पूज्य स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी को, डॉक्टर DS राणा साहब को, श्री समीर गुप्ता जी को, प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौतियाल जी को, वरिष्ठ पत्रकार श्रीमंत अनिल सोनी जी को, भाई मनोज गोयल जी को, परम आदरणीय जस्टिस राजेंद्र मेनन साहब को, डॉक्टर राजेश धीरावानी जी को, डॉक्टर अभिजात सेठ साहब को, डॉक्टर प्रोफेसर रविकांत जी को हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, शिव प्रसाद सांतना गौदार जी को, डॉक्टर आशीष, डॉक्टर एवरीवन, श्री मनोज गोयल जी, आप सब लोगों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई डॉक्टर जिग्नेश रेड्डी को भी धन्यवाद, आप तमाम लोगों को सुनने के लिए, समझने के लिए और आने के लिए दिल से धन्यवाद युवा चेतना की तरफ से। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।